उसके पास बसीरत होती है, उसके पास डीप ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके पास स्किल होती है चीजों को रिक्रिएट करने की। वो समाजी जिंदगी के बहुत सारे इम्कानात को कहीं डिस्कवर कर रहा होता है, कहीं रीडिस्कवर कर रहा होता है। वो समाजी जिंदगी के इम्कानात को बेअहने ही पेश नहीं कर देता कि जिंदगी जो है वो अगर जैसे है उसको वैसे कर दिया जाए तो वो फिर रिपोर्टिंग हो जाएगी। वो तो जो है वो तो समाजी जिंदगी को, इंसानों के रवैयों को, इंसानों की रिवायात को, समाजी रिवायात को, माशरती रिवायात को, अखलाकियात को रिक्रिएट करता है। तो ये कई एक लिहाज से, कई एक पहलुओं से ये एक तख्लीकी अमल होता है। और ये तख्लीकी अमल जो है वो एक सतह पर जो है वो एक पूरे दौर को प्रिजर्व भी कर रहा होता है, उस जिंदगी को, उस जिंदगी की अकदार को महफूज बना रहा होता है। आप जब 100 साल पहले की कोई किताब पढ़ते हैं तो 100 साल पहले का मुआशरा जो है उसमें आपको झलकता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो इंसानों के बिहेवियर हैं उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आफाकी हैं, उनमें हमागिरियत पाई जाती है। मसलन एक इंसान जब दूसरे इंसान का एहसास करता है, यानी जब कोई मुसीबत में मुब्तला है, दुख दर्द में मुब्तला है, तो फिर क्या होता है कि वो दुनिया के हर इंसान को अच्छा लगता है, वो इंसान जो किसी दुखी इंसान का एहसास कर रहा होता है। तो ये इंसान के रवैये में, इंसान के बिहेवियर में अगर ऐसी कोई सिफत पाई जाती है तो ये यूनिवर्सल सिफत है। जैसे जो है वो आप सच बोलते हैं, सच इसलिए बोलते हैं कि भाई किसी का जो है वो इसमें नुकसान नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब आप देखते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचने की का अंदेशा है तो आप वहां जो है वो या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या आप जो है मसले जो है वो सच नहीं बोलते कि किसी का इसमें इसमें बुराई जो है वो का पहलू निकल रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं यार किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। तो राइटर जब लिखता है तो वो क्या करता है, तो वो इंसानी रवैयों की नफ्सियात में भी झांकता है, ताक झांक करता है। वो इंसानी अखलाकियात को भी निरेट करता है। वो इंसानों के माबैन आमाल व अफाल को भी पोर्ट्रे करता है, उनको एक्सप्रेस करता है। और वो सोसाइटी के कल्चर को भी दिखा रहा होता है। और जाहिर है कि सोसाइटी का कल्चर जो है इंसानों ही से बनता है। इंसानों का कोई कोई एक कम्युनिटी, एक ग्रोह, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो कदर छोटा भी हो सकता है। जब वो एक खित्ते में हजारों साल जिंदगी बसर करते हैं तो उनकी जबान की ट्रांसमिशन भी होती है, और उनके आमाल व अफाल की ट्रांसमिशन भी होती है, उनके रवैये भी जो है उनकी ट्रांसमिशन होती है, उनकी रिवायात की, उनके उनकी रसूमियात की, उनकी वैल्यूज की, उनकी अखलाकियात की ट्रांसमिशन होती है। तो नॉवेल निगार, स्टोरी राइटर, लिखने वाला इंसानी रवैयों को भी डिपिक्ट कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, इंसानी नफ्सियात को भी एक्सप्रेस कर रहा होता है, इंसानी आमाल व अफाल को भी एक्सप्रेस कर रहा होता है। वो कई एक एस्पेक्ट्स को जो है वो मौजू बना रहा होता है। वो इसलिए कि उसे जो है वो जिंदगी को दिखाना मकसूद है, जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को दिखाना मकसूद होता है। तो नॉवेल निगार या स्टोरी राइटर या तख्लीककार जिस खित्ते का होता है, सबसे पहले वो अपने खित्ते की जिंदगी का तर्जमान होता है, अपने खित्ते की जिंदगी को मौजू बना रहा होता है, अपने खित्तों के लोगों के वे ऑफ लाइफ को मौजू बना रहा होता है, तर्ज जिंदगी को, तर्ज जिंदगी के साथ साथ तर्ज फिक्र को मौजू बना रहा होता है कि इंसान सोचते कैसे हैं, इंसान एक दूसरे के साथ
बिहेव कैसे करते हैं, मामलात कैसे तय करते हैं, इस तरह से वो ये सारा कर रहा होता है। अब आप देखिए कि जिंदगी में वो समाजी जिंदगी के मज़ाहिर यानी वो भी दिखा रहा होता है, और साथ वो ये भी कर रहा होता है कि फितरत के मज़ाहिर को भी बहरहाल जाहिर है हर इंसान की दिलचस्पी का मौजू फितरत के मज़ाहिर भी है, उनको भी जो है वो पेश कर रहा होता है। तो यहाँ जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट्स, यहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जाहिर है इनका ताल्लुक जो है वो इंसानों और इंसानी समाज से है। जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, नफ्सियाती अनासिर और अवामिल की बात करते हैं, तो उनका ताल्लुक ये जो है वो इंसानी फिक्र के साथ है, इंसानी थॉट्स के साथ है। और जब हम कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसान जो सोचता है उसकी मैनिफेस्टेशन जो है, उसकी थिंकिंग की मैनिफेस्टेशन जो है वो उसके अमाल और अफाल के जरिए होती है। तो जबान जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है कल्चर की डिपिक्शन का। इंसान सोचते कैसे हैं, उनकी अखलाकियात क्या हैं, उनकी अकदार क्या हैं, उनकी रसूमियात क्या हैं, उनकी ज़बान, जाहिर है ज़बान के ज़रिए ही सब कुछ जो है, ज़बान के ज़रिए जो है राइटर जो है उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब हम जो है वो देखते हैं, साथ साथ मैं इंटरप्रेट करता चला जाऊंगा। मुख्तलिफ जो है वो कैरेक्टर जो है वो आते हैं, उनके दरमियान मुकालमात भी होते हैं, बीच में सिचुएशंस भी आती हैं, और उन सिचुएशंस को ज़बान के ज़रिए ही एक्सप्रेस किया जाता है। और उसके पीछे जो इंसानों के रवैये हैं, इंसानों के आमाल व अफ़ाल हैं, इंसानों का अमल और रद्द अमल है, वो सारा कुछ जो है वो आ रहा होता है। वो इंसानों की अखलाकियात आ रही होती हैं, कोई अच्छा है किरदार, कोई बुरा है किरदार, तो वो अपने थिंकिंग प्रोसेस के जरिए पता चल रहा है कि वो अच्छा है बुरा है, अपने अमाल और अफ़ाल के जरिए पता चलता है कि अच्छा है बुरा है, कैसा इंसान है। अब हम जो है वो नॉवेल की तरफ आते हैं, साथ साथ में इंटरप्रेट भी करता चला जाऊंगा। वो घोड़े पर से उतरा और उसकी लगाम पकड़कर नहर की तरफ बढ़ा। अब उसने देखा कि पटरी से नीचे नहर के बिल्कुल किनारे पर कई औरतें बैठी थीं। वो दिन में कपड़े धोने के लिए आई थी। अब जाहिर है ये अर्बन जिंदगी हो, शहरी जिंदगी हो, तो औरतें जो है वो नहर के किनारे जो है कपड़े धोने नहीं जाती। अब यहाँ जो है वो औरतों का नहर के किनारे कपड़े धोने जाने से मुराद ये है कि राइटर ने यह दिखाया है कि ये अर्बन कल्चर नहीं है, ये रूरल कल्चर है, ये देही जिंदगी का सकाफती मंजरनामा है। उन्होंने घास पर फैले धुले कपड़ों को समेट लिया और अपनी अपनी गठड़ी तैयार कर ली थी। अच्छा, कपड़ों को धोना, कपड़ों को फैलाकर धूप में घास पर सुखाना, जाहिर है ये शहरी जिंदगी का मंजर नहीं है, या शहरी जिंदगी के मज़ाहिर नहीं है, ये देही जिंदगी के ही अनासिर व अवामिल है। वापस लौटने से पहले वो पांव धो रही थी। ये कहना कठिन है कि बग्गा सिंह सचमुच घोड़े को पानी पिलाने आया था या वहां बैठी औरतों को देखकर नहर किनारे जा पहुंचा। अब राइटर ने मलफूफ अंदाज में यानी किनाए के साथ एक बात की है कि उसने इतनी चालाकी के साथ ये बात की है कि उसके नोवेल का एक किरदार जिसका नाम बग्गा सिंह है, वो जब एक सफर से वापस आता है, शहर से वापस आता है, तो चूंकि वो लंबा सफर करके वापस आ रहा है, तो रास्ते में जो है वो एक जगह जो है वो नहर के किनारे जो है वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां नहर के पास गया है या औरतों को देखने। वो कहता है कि या वहां बैठी औरतों को देखकर नहर किनारे जा पहुंचा, इस बात का फैसला वो खुद भी ना कर सका। यानी अब नॉवेल निगार ने यह दिखाया है कि कैरेक्टर जो है वो खुद भी इस बात का फैसला नहीं कर सका कि वो औरतों को देखने के लिए वहां गया है या घोड़े को पानी पिलाने के लिए है। तो मलफूफ अंदाज में ये बात की है। जब घोड़ा पानी पी रहा था तो यकायक ही बग्गा सिंह चौंक पड़ा। परले किनारे पर बैठी औरत ईंट के टुकड़े से अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। ये एक रोमानवी एलिमेंट जो है, यानी रोमांटिसाइज भी किया जाता है। अगर ये रोमानवी
उनसुर जो है वो नॉवेल में दाखिल ना किया जाए तो फिर जो है वो जिंदगी के सारे पहलुओं की अक्कासी तो नहीं मतलब जो है वो हो रही। अगर आप जो है वो आपके नॉवेल में ना औरत हो ना उसमें खूबसूरती हो, ठीक है, तो ना उसमें इनकलाब हो, तो फिर जो है वो औरत भी नहीं है, इनकलाब भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो किस जिंदगी की अक्कासी कर रहे हैं बहसियत राइटर। जब घोड़ा पानी पी रहा था तो यकायकी बग्गा सिंह चौंक पड़ा। परले किनारे पर बैठी औरत ईंट के टुकड़े से अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। जब बग्गा सिंह की नजर उस पर पड़ी तो उसने फौरन पहचान लिया कि वो औरत वही थी जिसे उसने पिछले दिन अपने घर में देखा था। एन उसी वक्त औरत की नजर बग्गा सिंह पर पड़ी और उसने फौरन घूंघट खींचकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अगर वो औरत इस तरह चौंक कर मुंह फेरने की बजाय आम ढंग से बैठी रहती तो मुमकिन था कि बग्गा सिंह के मन में इतनी हलचल पैदा ना होती। अब ये नफ्सियाती बात कर दी है नोवेल निगाह में, औरत की नफ्सियात को लेकर और बंदे की नफ्सियात को, मर्द की नफ्सियात को लेकर, यानी दो किरदारों की नफ्सियात को लेकर जो है नोवेल निगार ने एक बारीक बात की है। अगर वो औरत उस तरह चौंक कर मुंह फेरने की बजाय आम ढंग से बैठी रहती तो मुमकिन था कि बग्गा सिंह के मन में इतनी हलचल पैदा ना होती। औरत की हरकत और सूरत से जाहिर होता था कि वो उसे पहचान गई थी। पहचान जाने के उस विचार ने ही बग्गे के मन में हलचल मचा दी थी। अब विचार का लफ्ज जो है वो हिंदी का लफ्ज है और मन का लफ्ज भी हिंदी का लफ्ज है। तो क्या है कि पहचान जाने के उस विचार ने ही बग्गे के मन में हलचल मचा दी थी। पानी से पेट भर लेने के बाद घोड़े ने मुंह खींच लिया। बग्गा सिंह को अपनी धुन में काफी देर तक उस बात का पता ही नहीं चला। फिर वो चौंका, घोड़े को लेकर पटड़ी से दूसरी तरफ को उतर गया और उस पर सवार होकर गांव की तरफ चल दिया। बग्गा सिंह ने ना तो घोड़े को एड़ी दी और ना लगाम खींचकर घोड़े को कोई खास इशारा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि घोड़ा मौज में टापे भरता हुआ धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता गया और बग्गा सिंह बिल्कुल खोया सा ढीले ढाले अंदाज से उसकी पीठ पर बैठा रहा। उसकी पीठ पर बैठा रहा मतलब अब उसे जो है वो घर जाने की जल्दी भी नहीं है। वो इसलिए कि वो उसके जो ख्वाबों की एक इमेजिनेशन की दुनिया थी वो उसमें खो गया। दीवारों, मकानों, पेड़ों वगैरह की छाया बहुत लंबी हो चुकी थी। खेतों में कुत्ते एक दूसरे के पीछे भागते फिर रहे थे। अच्छा, मतलब शाम हो गई थी। दीवारों, मकानों, पेड़ों वगैरह की छाया, छाया मतलब साया जिसे आप कहते हैं, बहुत लंबी हो चुकी थी। खेतों में कुत्ते एक दूसरे के पीछे भागते फिर रहे थे। अब ये कुत्तों का एक दूसरे के पीछे भागना और दीवारों, मकानों, पेड़ों वगैरह की छाया बहुत लंबी हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि शाम का वक्त जो है वो आन पहुंचा था। तो लफ्जों के जरिए जो है वो शायर लफ्जों के जरिए नोवेल निगार जो है ये सारी सिचुएशन जो है वो बिल्डअप कर रहा है। क्योंकि उसके पास जो, जैसे मुसव्विर के पास ब्रश होता है, हेजल होता है, रंग होते हैं, और वो ब्रश, हेजल और रंगों के जरिए किसी मंजर को पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो नोवेल निगार जो है वो लफ्जों से जो है वो रंगों का काम लेता है। तबेले में पहुंचा तो रहीम ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम ली। रहीम कौन है? यह बग्गा सिंह के घर में मुलाजिम। उनके अहाते की नीची सी दीवार के उस पार रहमतुल्लाह की चक्की चल रही थी। अब रहमतुल्लाह आ गया। रहीम जो है वो बग्गा सिंह के घर में मुलाजिम है। अब रहमतुल्लाह आ गया। ये वो एलिमेंट है जो कॉमन कल्चर यानी सिखों और मुसलमानों की एक सोसाइटी के अंदर जो है वो मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं, यानी वो जो कॉमन कल्चर है, मुश्तरका सकाफत है, ये वो अनासिर हैं जो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा जी, उनके अहाते की नीची सी दीवार के उस पार रहमतुल्लाह की चक्की चल रही थी। चक्की को चलाने के लिए एक सांडनी जुटी हुई थी। जाहिर है देही इलाकों में पुराने जमाने में जो चक्कियां
चलती थी आटा पीसने के लिए, यानी गंदू पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए, तो वो इसी तरह जो है वो पुराने ज़माने में काम होता था। चक्की को चलाने के लिए, यानी जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चक्कियां तो नहीं थी, तो चक्की को चलाने के लिए एक सांडनी जुती हुई थी, जो गर्दन ऊपर उठाए और होंठ नीचे को लटकाए अपने चौड़े चौड़े गद्देदार पांव धरती पर मारती हुई चक्कर काट रही थी। चक्की के भारी भरकम पाट गरड़ गरड़ का शोर मचाते हुए घूम रहे थे। अब ये जो सौती टूल इस्तेमाल किया है, साउंड पैटर्न को यहाँ गरड़ गरड़ का शोर मचाते हुए घूम रहे थे। ये जाहिर है गरड़ गरड़ गरड़, ये नोवेलिगार ने जो है ये लफ्ज जो है वो क्वाइन किया है। चक्की के भारी भरकम पाट गरड़ गरड़ का शोर मचाते हुए घूम रहे थे, यानी उसके शोर को इलेबोरेट करने के लिए गरड़ गरड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जिस बात ने बग्गे का ध्यान उधर को खींचा वो ये थी कि जस्सू हाथ में कपास की छड़ी लिए सांडनी को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब जस्सू कौन है? जस्सू बग्गा सिंह का भतीजा है और अनाथ है। अनाथ से मुराद है यतीम बच्चा है। यह देखकर बग्गा तिलमिला उठा। उसने जोर से आवाज दी, जस्सू, ओए जस्सू। जस्से ने मुड़कर चाचा को देखा तो छड़ी वहीं फेंककर उधर को भागा। एक ही छलांग में नीची दीवार को फलांकर वो अपने आते में आ गया। बग्गे ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? अभी ये नया नया आया है, दूसरा रोज है, यानी इसकी अम्मी और इसका अब्बू जो है वो जस्सू का मर गया है और ये अपने चचा जो है वो बग्गा के घर में आया। बग्गे ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? कुछ नहीं चाचा। क्या रहमतुल्लाह ने तुम्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया है? नहीं चाचा, ये अब मुकालमे आ गए हैं। एक सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए नोवेल निगार जो है वो डायलॉग्स को लेकर आया है, ये एक टेक्निक है। तो फिर तू वहां कैसे पहुंच गया? यूं ही चाचा। अब ये बच्चा है और वो बग्गा सिंह जो है उसका चाचा है और बड़ी उम्र का चाचा है। यूं ही के बच्चे, एक दिन में यूं ही इतने जोर की लात तेरे पर टिकाऊंगा कि तू उड़कर उसी गांव में जा गिरेगा जहां से आया था। यह कहकर बग्गा उसे यूं घूरने लगा जैसे उसे आंखों ही आंखों में खा जाएगा। जस्सू ने भी महसूस किया कि चाचा को ठंडा करने के लिए उसे अपनी इस हरकत का कारण भी बताना पड़ेगा। जाहिर है ये भी एक नफसियाती बात है कि बड़ा जो है जब किसी बच्चे से नाराज होता है तो बच्चा अगर गलत काम कर रहा है बड़े के नजदीक तो उसने ये गलत काम क्यों किया था, जाहिर है बड़ा ये सोचता है कि ये बताएगा तो फिर ही मेरा गुस्सा ठंडा होगा। जस्सू ने भी महसूस किया कि चाचा को ठंडा करने के लिए, यानी चाचा का गुस्सा कम करने के लिए उसे अपनी उस हरकत का कारण भी बताना पड़ेगा। वो बोला, मैं तो बुआ के पास बैठा था, फिर उसके पास वही औरत आ गई, मैं रहमतुल्लाह की चक्की की तरफ भाग गया। बग्गे ने माथे पर बल डालकर पूछा, वही औरत? ये वही औरत कौन है? वही कल वाली औरत। अब ये औरत जो है जो उनके घर आई थी जब बग्गा सिंह जो है उसने अगले रोज जो है वो शेखुपुरा जाना था, तो वो जो जस्सू है वो बता रहा है कि वही कल वाली औरत जो है जब हमारे घर आई है तो मैं उसे देखकर जो है दीवार फांद कर जो है वो रहमतुल्लाह की चक्की की तरफ चला गया। अच्छा जी, तो मुमकिन है जस्सू ने भी महसूस कर लिया था कि उसी औरत के कारण हिंदी का लफ्ज है, वजह से उसी औरत के कारण वो ज्यादा मार खाने से बच गया था। इधर बग्गा सिंह सोचने लगा कि उस औरत को तो वो नहर पर छोड़कर आया था, वो इससे पहले गांव कैसे पहुंच गई? तब उसे याद आया कि वो बहुत ही धीमी रफ्तार से लौटा था। रास्ते में दूर एक जगह घोड़ा रुक भी गया। खोए खोए से ढंग से उसने दो एक आदमियों से बात भी की थी, इसलिए उसे देर हो गई। अब ये जो रोमांटिसाइज किया है सिचुएशन को, यानी उस औरत को बीच में जो है वो औरत देखी है और बग्गा सिंह जो है वो
उसमें खो गया है, इमेजिनेशन में चला गया है, ख्वाबों में चला गया है, यानी तमन्नाओं की या आरजुओं या ख्वाहिशात की दुनिया में चला गया है। जस्सू फिर बोला, उसने तसले में धुले हुए कपड़े रख रखे थे। अब तसला वो बर्तन है, पंजाबी का लफ्ज है तसला, लोहे का बर्तन है जिस बर्तन में उसने कपड़े रखे हुए थे। बग्गा सिंह ने हाथ को झटका देकर कहा, ठीक है ठीक है, आइंदा मैं तुम्हें आवारागर्दी करते नहीं देखना चाहता। अगर फालतू वक्त हो तो घर का कोई काम किया करो। अब वो अपने भतीजे से कह रहा है, बग्गा सिंह जस्सू से। बग्गा सिंह कुछ इस तरह से घर की तरफ बढ़ा, जीने से चढ़कर सेहन में पहुंचा। अब इस्तराब कहेगा है, वो मोहब्बत का इस्तराब है। अब तो देखा कि बजनू, बजनू कौन है? बजनू बग्गा सिंह की बड़ी बहन है। बजनू बाहर के पसार, पसार कहते हैं बरामदे को, पसार हिंदी का लफ्ज है और पसार कहते हैं बरामदे को। बजनू बाहर के पसार में अकेली बैठी थी, शायद वो औरत जा चुकी थी। एक बार तो बग्गा सिंह भीतर घुस गया, भीतर हिंदी का लफ्ज है, घुस गया भी हिंदी का लफ्ज है, और कुछ ही पलों के बाद बाहर आकर बोला, भजनू वो औरत कौन है? कौन औरत जो यहाँ आई थी? अब मुकालमा उसका, यानी बग्गा सिंह का मुकालमा अपनी बड़ी बहन से शुरू हो गया है। कौन औरत जो यहाँ आई थी? यहाँ तो सारा दिन औरतें आती ही रहती हैं, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? अब बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई से कह रही है। अब ये छोटा भाई जो है, इसकी उम्र जो है वो तकरीबन को 30 साल से ऊपर है और इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। बातचीत के दौरान में भजनू की निगाह जस्सू पर पड़ी, जो अजीब सी शक्ल बनाए चाचा के पीछे खड़ा हुआ था। भजनू भाग गई कि दाल में कुछ काला है। अब वो औरत है तो वो नफ्सियात अपने भाई की बढ़ गई है, और उसका भाई जो है वो 30 से ऊपर है और अभी शादी वादी उसकी हुई नहीं। तो बग्गा सिंह ने जरा झिझक कर कहा, मेरा मतलब उस औरत से है जो कल भी यहाँ बैठी थी जब मैं जस्सू को डांट रहा था। तो ओ, तुम्हारा उस औरत से मतलब है? अब उसकी बहन भजनू कह रही है उसे। हाँ, लौटते वक्त मैंने उसे नहर के किनारे पर भी देखा था, वो वहां दूसरी औरतों के साथ कपड़े धोने गई गई होगी। जस्सू ने बताया कि अब भी तो कुछ देर पहले वो तुम्हारे पास बैठी थी। अब जस्सू कौन है? बग्गा सिंह का भतीजा है। अच्छा जी, और भजनू का भी भतीजा है। भजनू ने फिर एक उचटती हुई नजर जस्सू पर डाली और बोली, अच्छा वो औरत, मैं समझ गई, वो हमारे गांव की तो नहीं है। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। नहीं, वो हमारे गांव की नहीं है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है। अब देखिए, पंजाब के बाहर के इलाके को उस जमाने में हिंदुस्तान कहा जाता था। नहीं, वो हमारे गांव की नहीं है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थी। अब बग्गा सिंह को यकायक महसूस हुआ कि उस औरत में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाना ठीक नहीं होगा। अब उसकी बड़ी बहन है, और जाहिर है पंजाब का ये कल्चर है कि भाई बड़ी बहनों से मतलब किसी औरत के बारे में बात नहीं करते, और जाहिर है एक बीच में हिजाब होता है, एक शर्म होती है, एक रख रखाव होता है। तो इसलिए वो अपनी बड़ी बहन से जो है वो मजीद जो है वो बात करना उसने समझा कि यहाँ जो है वो ठीक नहीं है। बेपरवाही से बोला, ठीक है, ये नॉर्म्स हैं, ये अखलाकियात है। बेपरवाही से बोला, ठीक है, मैं समझा, न जाने कौन है। अब वो बात को जो है ना वो मतलब बात को जिसे कहते हैं ना कि बात को जो है वो जाने से अनजाने में डाल देना, वो कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल जो मैटर है, नफ्सियाती हवाले से वो बात को जो है वो मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है। बग्गा सिंह शहर में से गुजरता हुआ तवेले की तरफ उतर गया। फिलहाल उस औरत के बारे में इतना काफी समझा, बाकी बातें किसी और वक्त भी हो सकती थी। बग्गा सिंह के चले जाने के बाद भजनू ने मानी खेज नजरों से जस्सू की तरफ देखा और पूछा, क्यों रे छोकरे, तूने अपने चाचा से ये क्यों कहा कि अभी अभी वो औरत यहाँ बैठी थी? अगर मैं बता देती कि इस वक्त वो यहाँ नहीं आई थी, तो जानते हो तुम्हारी क्या दुर्गत बनती। दुर्गत भी हिंदी का लफ्ज है। जस्सू ने सिर्फ अपने कंधों को हिला दिया और बगैर कुछ कहे ही वो धीरे धीरे
तवेले की तरफ चला गया। लाला बलमुकंद उम्र भर सरकारी नौकरी करते 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 रहे। पहले क्लर्क रहे और नौकरी के खत्म होते होते हेड क्लर्क बन गए। जब तक शहर में थे बड़े पाइचों वाली बहुत खुली खुली पैंट पहना करते थे। गांव में आकर टिक गए तो लुंगी पहनने लगे। अब लुंगी भी गांव की जिंदगी, गांव की रहतल, जो लिबास हम पहनते हैं तो हमारे लिबास से भी पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है गांव का है या शहर का है। अब लुंगी जो है वो खासतौर से शहर के पहनावे को जाहिर करने वाला एलिमेंट है। उनकी मूछें और सर के बाल दहकते हुए अंगारों की तरह लाल दिखाई देते थे क्योंकि वो इन्हें मेहंदी से रंगा करते थे। अब उम्र बड़ी हो गई है, बाल सफेद आ गए हैं तो मेहंदी लगाना शुरू कर दी है। मूछें बहुत बड़ी बड़ी घनी और नीचे को गिरी रहती थी। सदा से बदहजमी का शिकार रहे। आंखों में पीलापन नजर आता था जैसे वो यरकान के रोगी हों। रोगी पंजाबी का लफ्ज है, यरकान बीमारी है, तो जैसे वो बीमार हो, मरीज हो। उन्हें अपने हेड क्लर्क होने पर बड़ा फख्र था। ये लाला बलमुकंद की बात है। लोग उन्हें सदा लाला बलमुकंद हेड क्लर्क कहा करते थे। उमूमन उन्हें हेड क्लर्क साहिब कहकर ही मुखातिब किया जाता था। अब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब जाना है तो इसे कहते हैं डिसॉल्व करना। तो अब जो है वो एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन में नौबेनिगार जो है वो हमें ले गया है। तो दूसरी सिचुएशन में हमारी मुलाकात जो है वो एक नए किरदार से हुई है। जो लाला बलमुकंद है और उसका जो है वो उसकी जुजियात निगारी की है, उसका पैकर बनाया है, उसका इमेज बनाया है नोवेल निगार ने लफ्जों के जरिए। जाहिर है उसके पास जो है वो लफ्जी तो वो टूल है जिनके जरिए वो एक कैरेक्टर या एक सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सकता है। नौकरी खत्म हो जाने पर जब वो गांव में पहुंचे तो उन्हें अपना वक्त काटना मुश्किल हो गया। कहाँ तो वो सुबह से फाइलों में ना घुसेड़ते और शाम को ही सर ऊपर उठाते, और कहाँ अब एक दिन का तक दोहरा करने का काम भी नहीं रह गया था। घर वालों को भी पहले पहल उनके घर आ जाने पर बड़ी खुशी हुई। बुजुर्गों की छत्र छाया बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उनका चाव खत्म हो गया क्योंकि लाला जी ने सबका खाना पहनना हंसना बोलना हराम कर दिया। अब ये बताया है कि एक घर का बंदा जब मुलाजमत करता है और मुलाजमत से फारिग होकर जो है जब उसके पास कोई करने को काम नहीं रहता तो जब घर में होता है तो फिर जो है वो कैसे जो है जिसे आप जनरेशन गैप कह लीजिए या नफसियाती तौर पर जो है वो कैसे जब एक सिचुएशन एक जगह पर जिंदगी का काफी अच्छा गुजार कर दोबारा घर में आता है, हर वक्त घर में रहता है, तो कैसे सिचुएशन जो है साइकोलॉजिकली सिचुएशन चेंज हो जाती है। लाला बलमुकंद उम्र भर सरकारी नौकरी करते रहे। पहले क्लर्क रहे और नौकरी खत्म होते होते हेड क्लर्क बन गए। जब तक शहर में थे बड़े पाइचों वाली बहुत खुली खुली पैंट पहना करते थे। गांव में आकर टिक गए तो लुंगी पहनने लगे। उनकी मूछें और सर के बाल दहकते हुए अंगारों की तरह लाल दिखाई देते थे क्योंकि वो उन्हें मेहंदी से रंगा करते थे। मूछें बहुत बड़ी बड़ी। अब क्या है कि मूछें बहुत बड़ी बड़ी घनी और नीचे को गिरी रहती थी। सदा से बदहजमी का शिकार रहे। यानी उसकी सेहत भी बता दी है, उसका हुलिया भी बता दिया है, उसका नाक नक्शा भी लफ्जों के जरिए खींच दिया है, बना दिया है। यानी उसका पूरा इमेज बना दिया है, पूरा पैकर बना दिया, पूरी तस्वीर बना दी है। आंखों में पीलापन नजर आता था जैसे वो यरकान के रोगी हों। उन्हें अपने हेड क्लर्क होने पर बड़ा फख्र था। लोग उन्हें सदा लाला बलमुकंद हेड क्लर्क कहा करते थे। उमूमन उन्हें हेड क्लर्क साहिब कहकर ही मुखातिब किया जाता था। अब ये लाइन जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। जब बजनू से जब जो है वो बग्गा सिंह ने पूछा था कि वो औरत जो है वो कौन थी, तो उसकी बहन बजनू ने ये कहा था कि वो हमारे गांव की तो नहीं है, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा, नहीं वो हमारे गांव की नहीं है। अब उसकी बहन बग्गा सिंह की बहन कहती है नहीं वो हमारे गांव की नहीं है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थी।
अब हिंदुस्तान उस जमाने में पंजाब के बाहर के इलाके को उस जमाने में हिंदुस्तान कहा जाता था। अब जो है वो इस एक लाइन को माइंड में रखना है। फिर अगली सिचुएशन में जो है वो डिसॉल्व कर दिया है नोवेल निगार ने। नौकरी खत्म हो जाने पर जब वो गांव में पहुंचे, यानी लाला बल मुकंद की तरफ में आ गया, तो उन्हें अपना वक्त काटना मुश्किल हो गया। कहाँ तो वो सुबह से फाइलों में नाक घुसेड़ते और शाम को ही सर ऊपर उठाते, और कहाँ अब एक तिनका तक दोहरा करने का काम भी नहीं रह गया था। अब ये पंजाबी का स्लैंग है, एक तिनका तक दोहरा करने का काम भी नहीं रह गया। घर वालों को भी पहले पहले उनके घर आ जाने पर बड़ी खुशी हुई। बुजुर्गों की छत्र छाया बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उनका चाव खत्म हो गया। यानी ये एक नफ्सियाती हरबा है, नफ्सियाती बात है कि भाई घर वालों को पहले पहले तो बड़ा अच्छा लगा, फिर जब जो है वो बुजुर्ग जब जाहिर है नौकरी वो कर ली है, अब घर में फारिग होकर आ गए हैं, अब बात बात पर जो है वो जब घर वालों को टोकते हैं, रोकते हैं, खाना पहनना हंसना बोलना, उनका जो है वो लाला जी ने सबका खाना पहनना हंसना बोलना हराम कर दिया। वो हर छोटे बड़े की टीका टपनी करते रहते थे। और टीका टपनी करते रहते थे मतलब वो तनकीद करते रहते थे। और टिप्पणी करना, तनकीद करना, ये हिंदी का स्लैंग है। टीका टिप्पणी करते रहते थे। घर के हर एक फर्द की नाक में दम आ गया। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लाला जी को दिन भर कोई काम नहीं करना होता था। सुबह होते ही मौसम के मुताबिक घर के सेहन या पसार पसार बरामदे को कहते हैं, में चारपाई डालकर बैठ जाते हैं। अब चारपाई डालकर बैठना भी पंजाबी का स्लैंग है, ये उर्दू का स्लैंग नहीं है। यानी ये पंजाबी का रोजमर्रा है, उसको जाहिर उर्दू में लिखा है। हुक्का ताजा करके उसकी नली दांतों में दबा लेते। अब नली को नया कहते हैं उर्दू में, नया जो है वो बांस को कहते हैं फारसी में, और नया का लफ्ज उर्दू में भी बेयाने ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नया, नून नून के ऊपर जबर और बड़िए, नया। अब हुक्का ताजा करके उसकी नली दांतों में दबा लेते। वहां बैठे बैठे उनकी निगाह हर बच्चे, हर बेटी बेटे और हर बहू पर पड़ती रहती थी। टोकने से वो बाज नहीं आते थे। सबका दम फूला रहता था। मन ही मन में वो लाला जी को कोसते और सोचते कि अगर वो नौकरी से रिटायर ना होते तो अच्छा होता। ये जो जनरेशन गैप है, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि घर का एक बड़ा जो है वो मुलाजमत के लिए सारी जिंदगी बाहर चला जाए, तो वो वापस आए तो वो फिर जो है वो घर वालों के साथ उसकी नफ्सियात ही नहीं मिलती, और घर वालों की भी उसके साथ नफ्सियात नहीं मिलती। वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो जो बाहर से आया होता है वो घर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, और जो घर वाले होते हैं वो बाहर से मुलाजमत करके आने वाले घर ही के फर्द को कबूल नहीं कर रहे होते। नफ्सियाती तौर पर ऐसा हो जाता है। इसे जनरेशन गैप ही कहा जा सकता है। नौकरी के दौरान में वो महीने में एक आध बार घर आते तो किसी को ना खलता। यानी लाला बल मुकंद जो है जब नौकरी कर रहे तो एक बार आना और फिर चले जाना, तो वो किसी को भी खलता नहीं था। घर वालों की प्रार्थना, प्रार्थना जो है वो जाहिर है ये लफ्ज भी हिंदी का है, इबादत, भगवान ने सुन ली। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने लाला जी से कहा कि आप क्यों सारा दिन औरतों की तरह घर में घुसे रहते हैं, बाहर निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठा कीजिए। पहले पहल तो लाला जी कतारते रहे। आखिर अनपढ़ अनपढ़ और बेढब देहातियों से उनकी क्या बातचीत हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने बैठकबाजी शुरू कर दी तो उन्हें बड़ा मजा आने लगा। घर में वो सिर्फ गिनती के लोगों ही में नुक्ताचीनी कर सकते, लेकिन घर से बाहर तो मैदान बहुत ही वसी था। उनकी वही हालत हुई जैसे कुएं का मेंढक बहुत बड़ी नदी में पहुंच गया हो। जैसे कुएं का मेंढक बहुत बड़ी नदी में पहुंच गया हो, ये एक सिमिली है, तशबीह है। तो जाहिर है कि वो नेचर के मज़ाहिर से तशबीहात लेकर आता है नोवेल निगार। ये उसकी इनफरादियत है, ये उसका एक डिफरेंट स्टाइल है। जैसे कुएं का मेंढक बहुत बड़ी नदी में पहुंच गया हो, उनकी वही हालत हुई जैसे कुएं का मेंढक बहुत बड़ी नदी में पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, नदी में पहुंचकर उसी मेंढक ने मगरमच्छ का रूप धार लिया। टीका टपनी तो उनकी हड्डियों में रच गई थी। यानी क्रिटिसिज्म करना। लोग तो उनकी लच्छेदार बातों पर फिदा थे और उन्हें सनकी समझकर उनकी टीका टपनी की चिंता नहीं करते थे। अब सनकी उर्दू का लफ्ज है, टीका टपनी
हिंदी का लफ्ज है, और चिंता जो है वो भी हिंदी का लफ्ज है। अच्छा, उनकी चिंता नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। कुछ बड़े बूढ़े उन्हें सनकी नहीं समझते थे, बल्कि ये महसूस करते थे कि वो गहरी बातें करते हैं और दूर की कोड़ी लाते हैं, यानी बहुत दाना है और बड़ी विजडम की बातें करते हैं, दानाई की बातें करते हैं, बसीरत की बातें करते हैं, बड़ा विजय रखने वाले। बहरहाल हकीकत जो भी हो, कम से कम लाला जी अब अपने आप को बेकार नहीं महसूस करते थे। सुबह नाश्ता करते ही घर से निकल जाते, भत्ते वक्त यानी लंच टाइम पर भोजन करते, बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से कुछ देर सो भी जाते, फिर घर से निकल पड़ते, शतरंज या चौपर खेलते, दिन ढले लौटते, रात के भोजन से पहले और बाद में घर वालों की थोड़ी नुक्ताचीनी करते और फिर बिस्तर पर लेटकर खर्राटे भरने लगते। ये लाला बल मुकंद जो है, एक नया कैरेक्टर नॉवेल में आया है, तो उस नॉवेल की नफ्सियात से भी जो है नॉवेल निगार ने अपने रीडर्स को आगाह करवा दिया है, और उसकी पूरी जिंदगी का जो है वो नक्शा भी जो है वो चंद एक पैराग्राफ में वो खींच दिया है। आज भी लाला जी ने लुंगी पर सिल्क का कुर्ता पहना, गुल्लेदार पगड़ी बांधी और चारपाई पर बैठकर पराठे, मक्खन और लस्सी का नाश्ता किया। यह जाहिरा पराठे, मक्खन, लस्सी देही जिंदगी के सारे ये एलिमेंट्स लवाजमात हैं। फिर एक हाथ से छड़ी थामी, दूसरे हाथ में अंगूछे का कोना पकड़ा। अंगूछा जो है कपड़े को कहते हैं। अच्छा जी, अंगूछे का कोना पकड़ा और लाल लाल मूंछों पर से लस्सी साफ करते हुए चल दिए। उनके घर से निकलते ही एक फर्द का मन खुशी से नाच उठा। बहुएं घूंघट उठा देती, बच्चे कलाबाजियां खाने लगते, लड़कियां ठुमकने लगती। हरिपुरा की अपनी एक अहमियत थी। यहां पर बग्गा सिंह रहता था, हरिपुरा, और यहाँ पर लाला बल मुकंद हेड क्लर्क रहते थे। हरिपुरा का गुरुद्वारा भी तारीखी होने की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। अब ये गुरुद्वारा एक वो रिलीजियस एस्पेक्ट है। गुरुद्वारा जो है ये जाहिर कर रहा है उस जिंदगी को जो जिंदगी जो है मजहबी जिंदगी है। अब हरिपुरा गांव है, हरिपुरा में बग्गा सिंह रहता है, और हरिपुरा में रिटायरमेंट के बाद बल मुकंद हेड क्लर्क साहब आकर रह रहे। हरिपुरा ये पूरा लैंडस्केप आ गया, ये इलाका आ गया जहां की जिंदगी की डिपिक्शन है, या जहां की जिंदगी को नोवेल निगार ने एक्सप्रेस किया है। हरिपुरा की अपनी एक अहमियत थी। यहाँ पर बग्गा सिंह रहता था और यहाँ पर लाला बल मुकंद हेड क्लर्क रहते थे। हरिपुरा का गुरुद्वारा भी तारीखी होने की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लाला जी खास अंदाज से खांसते खंकारते भागमल की दुकान पर पहुंचे। अच्छा जी, हरिपुरा का गुरुद्वारा भी तारीखी होने की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लाला जी एक खास अंदाज से खांसते खंकारते भागमल की दुकान पर पहुंचे। उसकी पंसारी की दुकान, अब भागमल एक और किरदार आ गया बीच में, यानी लाला बल मुकंद है, बग्गा सिंह है, भजनू है, जस्सू है, और ये एक और किरदार है भागमल। लाला जी खास अंदाज से खांसते खंकारते भागमल की दुकान पर पहुंचे। उसकी पंसारी की दुकान गांव के बीचों बीच थी। दुकान के सामने गोबर मिट्टी से लिपा हुआ खूब बड़ा सा चबूतरा था। अब गोबर मिट्टी ये सारे गांव की जिंदगी के सारे एलिमेंट्स हैं। ये असल में गांव का बड़ा चौराहा था। गांव में इधर उधर को जाने वाले हर एक फर्द को उस चौराहे से गुजरना पड़ता था। ये बुजुर्ग लोग चबूतरे पर 2-3 खेस बिछाए इत्मीनान से बैठे रहते थे। खेस भी जाहिर है वो कपड़ा जो है जो जाहिर है मोटा कपड़ा होता है, और गांव क्या ही ये भी जो है वो गांव में ही आमतौर पर इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उनके चौधरी लाला बल मुकंद ही थे। अब ये जितने भी ये सिचुएशन आई है, अब लाला जी एक खास अंदाज से खांसते खंकारते भागमल की दुकान पर पहुंचे। उसकी पंसारी की दुकान गांव के बीचों बीच थी। दुकान के सामने गोबर मिट्टी से लिपा हुआ खूब बड़ा सा चबूतरा था। यह असल में गांव का बड़ा चौराहा था। गांव में इधर उधर को जाने वाले
हर एक फर्द को उस चौराहे से गुजरना पड़ता था। ये बुजुर्ग लोग चबूतरे पर 2-3 खेस बिछाए इत्मीनान से बैठे रहते थे। उनके चौधरी लाला बलमुकद ही थे। अब ये भी बता दिया है कि अब लाला बलमुकद जो है वो जहां जाकर उठते बैठते हैं वहां के चौधरी हैं, वो 2-4 लोगों के। जब लाला जब लाला जी भागमल की दुकान के करीब पहुंचे तो कुछ लोग पहले से ही उनके इंतजार में वहां मौजूद थे। उन्हें देखते ही उनका स्वागत किया। स्वागत भी हिंदी का लफ्ज है, खुशामदीद कहा, उन्हें वेलकम किया। आओ जी हेड क्लर्क साहेब। लाला जी की बाछें गिल गई। वो पालती मारकर बैठ गए। माड लगी पगड़ी के 2 शिमले, एक नीचे को लटका हुआ और दूसरा हवा में उठा हुआ, अपनी अलग ही बहार दिखा रहे थे। ताज़ा किया हुक्का ताज़ा किया हुआ हुक्का पहले से मौजूद था। लाला जी बैठे तो हुक्के का रुख उनकी तरफ कर दिया गया। लाला जी ने हुक्के को चिलम के नीचे से थामा और फिर हुक्के की नली का सिरा उनकी घनी लाल मूंछों के नीचे गायब हो गया। कुछ देर तक उनकी मूंछों से धुएं के बादल उठते हुए यूं लग रहे थे जैसे मूंछों में से भाप ऊपर को उड़ रही हो। अब ये जुजियात निगारी है, मंजर निगारी है, यानी जाहिर है एक मंजर है तो उस मंजर को जो है नोवेल निगार ने पूरी तरह जो है एक्सप्रेस किया है। यानी नोवेल निगार की जुजियात पर बहुत गहरी नजर है, उसका मुशाहिदा जो है वो बारीक बीनी के साथ ऑब्जर्वेशन करता है। लाला जी ज्यादातर अपने दफ्तर के जमाने के किस्से सुनाया करते थे। सुनाने के काबिल कई छोटे बड़े वाकयात गुजर चुके थे जिनमें वो मिर्च मसाला भी लगा देते थे, यानी मतलब जेबे दास्तां के लिए बात को मतलब जो है वो रंगीन करने के लिए बढ़ाकर पेश कर देते। उन वाकयात का स्टॉक खत्म हो गया तो भी उनके साथी उनसे कहते कि लाला जी हमें फलां बात फिर से सुनाइए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी शायर ने उसकी पुरानी नज़मों में से किसी एक को फिर से सुनाने की फरमाइश की जाती है। भागमल भी अच्छा। फिर एक नफसियाती बात भी है कि उम्र के जब आप 50-60 साल के हो जाते हैं तो फिर आपने एक बात सुनी होती है, वो पूरी सेहत के साथ आपके जहन में नहीं रहती तो आप कहते हैं दोबारा सुनाइए। भागमल भी उस महफिल में पूरी दिलचस्पी लेता था। भागमल वो जो पंसारी था जिसकी दुकान के थड़े पर जाकर चबूतरे पर जाकर जो है ये बैठा करते थे लाला बलमुकंद। वहां की दुकानदारी भी बस ऐसे ही चकरचूं करती हुई चल रही थी। कभी पैसे 2 पैसे का ग्राहक आ जाता, ग्राहक भी हिंदी का लफ्ज है। ग्राहक आ जाता यानी गाहक आ जाता तो भागमल को उठकर भीतर जाना पड़ता, वरना वो वहीं बैठा रहता। बाहमी बातें तो होती ही रहती थी लेकिन उन बड़े बूढ़ों का एक शगल और भी था, यानी चौराहे से गुजरने वाले किसी भी फर्द की तरफ मुतवज्जे हो जाते तो उसी के बारे में गौर फिक्र होने लगता। लाला बलमुकंद तो और भी धड़ल्ले के आदमी थे। उन्हें गांव की बहू बेटियों की इज्जत आबरू की बड़ी फिक्र रहती थी। वो गांव की किसी भी बहू बेटी को टोके बिना ना रहते थे। उनका विचार था कि बूढ़ियों के सिवा गांव की हर एक औरत और लड़की को घूंघट निकालकर चलना चाहिए। सर पर दुपट्टा ओढ़े रहने की रिवायत तो थी ही, लेकिन घूंघट पर लाला जी ही ज्यादा बल देते थे। भागमल का चौराहा इस बात के लिए मशहूर हो गया था कि अगर कोई भी औरत घूंघट निकाले बगैर उधर से गुजर जाती तो लाला बलमुकंद हेड क्लर्क अपनी गरजदार आवाज में उसे वहीं टोकते थे। अपने साथियों से इस बात का पता लगाकर कि वो किस घर की बहू बेटी थी, वो किसी न किसी मौके पर उसके मकान पर भी पहुंच जाते। बहू बेटियों में तहलका सा मचा हुआ था। जिस औरत को भागमल के चौराहे से गुजरना होता था वो अपने जिस्म को अच्छी तरह दुपट्टे में लपेट लेती और लंबा सा घूंघट निकाल लेती। ये एक अलग बात थी कि चौराहा पार करते ही वो घूंघट उठा देती और मुस्कुराती हुई अपने रास्ते पर चली जाती। अब ये एक सामने का लवाजिमा है, यानी इस तरह का घूंघट निकालना, घूंघट को ओढ़ना, अंदर इंसान के क्या है बाहर क्या है, यानी ये जो डुअलिटी है वो दिखाई गई है। यानी वो सामने लाला बलमुकंद की वजह से वो घूंघट काढ़ लेती थी, लेकिन जैसे ही जो है वो उस हदूद से आगे निकलती तो वो घूंघट उतार फेंकती। तो ये जो सनवियत है, ये जो दोहरापन है, ये जो डुअलिटी है,
इंसान के जो अंदर है वही बाहर होता है ना, या होना चाहिए। तो ये डुअलिटी को दिखाया है कि भाई उसकी बात की अहमियत सिर्फ इतनी थी कि भाई उसके जहां वो बैठते थे वहां कोई भी बहू बेटी वहां से गुजरती थी तो वो घूंघट काट लेती थी, और जैसे ही जो है वो उस हदूद से आगे बढ़ती थी उतार फेंकती थी। 12, और महफिल गर्म होने को ही थी कि शामत की मारी एक औरत उधर से गुजरी, गेहूं रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली उस नौजवान औरत के जोबन ऐसी कयामत की बहार आई थी कि कुछ देर तक तो लाला जी और उनके साथी उसकी झलक देखकर बिल्कुल चकत से रह गए। घूंघट की तो बात ही छोड़िए, औरत के सर का दुपट्टा भी पीछे को खिसक कर उसके जूड़े में लगे क्लिप पर फंसा था। लाला जी ने बार बार अपनी पीली पीली आंखें झपकाई। न जाने कितने वक्त बाद वो ऐसी औरत को देख रहे थे जिसने इतनी जुर्रत की कि छोटा सा घूंघट भी नहीं निकाला। उसके पहले के लाला जी संभल सके और औरत को टोक सके वो चौराहे से गुजरकर गली में घुस घुस चुकी थी। लाला जी के मन की बात मन में ही रह गई। उनकी यह हालत देखकर उनके साथियों के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट पैदा हो गई। लाला जी ने माथे पर बल डालकर कहा, ये कौन औरत है, किस घर की है? उस औरत के वहां से गुजरते वक्त कुछ इधर उधर के मंचले भी चुकन्ने हो गए थे। उनमें से एक बूढ़े ने एक बूढ़े वाले चबूतरे के करीब एक उनमें से एक बूढ़े वाले चबूतरे के करीब आकर बोला, लाला जी आप इसे औरत कहते हैं, ये तो पटाखा है। अच्छा जी, अब ये वो जो देही देही लाइफ सेट है उसमें ये पटाखा का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है, उस नफ्सियात को ये एक्सप्रेस कर रहा है। मखसूस यानी औरत को एक इंसान नहीं समझना, एक जेंडर के तौर पर लेना, तो ये उस नफ्सियात की तरफ इशारा है। लाला जी के माथे के बाल और गहरे हो गए। बोले, घर की बहू बेटियों को पटाखा कहना बड़ी शर्म की बात है। वो आदमी फिर बोला, ये किसी घर की बहू बेटी नहीं है। एक और आदमी करीब आकर बोला, लाला जी ठीक कहते हैं, माना कि ये औरत उस गांव की बहू बेटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं की बहू बेटी होगी ही। क्या हमें बाहर वालों से इस तरह का बर्ताव करना शोभा देता है? शोभा भी हिंदी का लफ्ज है, जेब देता है, अच्छा लगता है। पहला आदमी कहने लगा, उस औरत में बहू बेटियों की वाली कोई बात नजर नहीं आती। दूसरे आदमी ने गर्व होकर कहा, वो घूंघट निकाल कर नहीं चलती, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। तुम समझते हो कि जो औरत घूंघट निकाल कर न चले वो फाहिशा होती है। अब ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को जो है वो यहाँ जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। लाला जी ने झगड़ा बढ़ते देखकर कहा, तुम दोनों ने आपस में खामखा झगड़ा शुरू कर दिया, आखिर असली बात क्या है? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, लाला जी वो औरत हिंदुस्तान से आई है और वो हमारे रस्म और रिवाज नहीं जानती। अगर उसे कोई समझाए तो वो जरूर ही मान जाएगी। मगर ये है कौन? लाला जी ने पूछा। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये पीपल वाली गली के नुक्कड़ पर रहती है, अकेली। नहीं, इसके साथ 16-17 बरस का लड़का भी है। वो उसका बेटा तो नहीं हो सकता क्योंकि खुद औरत की उम्र बहुत कम है। बेटा तो नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो उसका क्या लगता है। लाला जी मुतफक्किर होकर बोले, फिक्रमंद होकर बोले, तो क्या गांव में उसे कोई नहीं जानता? वही आदमी बोला, मेरे ख्याल में चनन सिंह आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता है। चनन सिंह, अब ये नया कैरेक्टर जो है वो बीच में आ गया है। क्यों? इसलिए कि इस औरत को उसने ही रहने के लिए जगह दी है। चनन सिंह पहले उसी मकान में रहता था। पिछले महीने जब चनन सिंह का नया मकान बनकर तैयार हो गया तो वो बड़े मकान में चला गया। पुराना छोटा सा मकान खाली पड़ा था जो उसने इस औरत को दे दिया। लाला जी को तो गांव के लोगों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो यहीं के रहने वाले थे, लेकिन जिंदगी भर बाहर नौकरी करते रहे। वो नहीं जानते थे कि चंदन सिंह कोई अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने अपने एक साथी से पूछा, ये चंदन सिंह कौन है? अजी से कई बार आपने चलते फिरते देखा होगा, अक्सर बादामी बादामी रंग का तहमद बांधे इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मटर गश्ती करता रहता है। यहाँ के बग्गा सिंह का रिश्तेदार है, मगर उनकी आपस में बहुत लगती है। अब उनकी मगर आपस में बहुत लगती है, ये भी पंजाबी स्लैंग है कि भाई इनकी आपस में जो है वो दुश्मनी है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। लाला जी अब शहरी आदमी हो चुके थे। वो गांव की पॉलिटिक्स
सियासत को बिल्कुल नहीं समझते थे। अनजाने ही वो गांव की बहू बेटियों के रखवाले बन बैठे थे। इसलिए उनके मन में बेचैनी सी होने लगी कि आखिर ये औरत है कौन और चनन सिंह उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। गांव में गिनती के तो मकान थे, अच्छी ईंटों और गारे गोबर का नया मकान उन्होंने भी देखा था। अब पता चला कि उसमें चनन सिंह रहता था। उस दिन की महफिल बर्खास्त हुई तो लाला जी घर लौटे और भोजन करके आराम करने के लिए लेट गए। उनकी आंखों के आगे उस औरत की शक्ल अब भी घूम रही थी। न जाने बेचारी कौन परदेसन थी, कहां से और क्यों आई थी। अब परदेसन का लफ्ज भी पंजाबी है, पंजाबी का लफ्ज है। आखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो शाम को घर से निकलकर सीधे चंदन सिंह के पास जाएंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब प्राप्त हिंदी का लफ्ज है, जानकारी भी हिंदी का लफ्ज है, यानी पूरी मालूमात हासिल करेंगे। थोड़ी देर ऊँघने के बाद लाला जी जागे, मुंह हाथ धोया, फूली हुई लट्ठे की शलवार पहनी, सर पर बंदी बधाई कुल्लेदार पगड़ी टिकाई और हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी लेकर चनन सिंह के घर को चल दिए। अब चांदी की मूठ वाली छड़ी छड़ी लेकर, मूठ ये भी पंजाबी का स्लैंग है, लफ्ज है। नए मकान के बड़े दरवाजे नए मकान के बड़े दरवाजे के दोनों तरफ दो छोटे छोटे चबूतरे थे। ये पूरी जो है वो गांव के लोगों की, गांव के बुजुर्गों की, गांव के आदमियों की नफ्सियात जो है वो लाला बलमकंद के तवसुत से कैरेक्टर के जरिए जो है उसको एक्सप्रेस किया गया है। और ये एक्सप्रेस करने का जाहिर है नोवेल के अंदर एक अंदाज है जिन पर मुश्किल से एक आदमी बैठ सकता था। नए मकान के बड़े दरवाजे के दोनों तरफ दो छोटे छोटे चबूतरे थे जिन पर मुश्किल से एक आदमी बैठ सकता था। जब लाला जी मकान के सामने पहुंचे तो चनन सिंह अपने तहमद में हाथ डालकर खारिज कर रहा था। लाला जी को देखा तो हाथ को तहमद से बाहर निकाले बगैर ही मैले मैले दांत दिखाते हुए बोला, आओ जी हेड क्लर्क साहिब। चनन सिंह की शक्ल तो लाला जी को मायूसकुन लगी, लेकिन उन्हें इस बात से बड़ी खुशी हुई कि चनन सिंह ने उन्हें हेड क्लर्क साहिब कहा कहकर मुखातिब किया है। ये भी एक जो है वो साइकोलॉजिकल बात है कि उसको जो है वो बात अच्छी लगती थी, जो उसके दिल को अच्छी लगती थी। जब कोई भी कहता था तो वो खुश होता था। अच्छा जी, तो मुस्कुराकर बोले, तो क्या आप मुझे जानते हैं? चनन सिंह की खसीस निकल आई। कहने लगा, भला हेड क्लर्क साहिब को कौन नहीं जानता। ये कहकर चनन सिंह चबूतरे से नीचे उतर आया। लाला जी बोले, मैं आप ही से मिलने आया था। चनन सिंह ने बड़े दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आइए, पधारिए। पधारिए भी हिंदी का लफ्ज है, यानी बैठिए। ये तो चूंटी के घर भगवान के आने वाली बात हुई। अच्छा, ये सिमिली है, तशबीह है और बड़ी ही जाहिर है। ये तशबीहात सारी फितरत से लेकर आता है नोवेल का। ये तो चूंटी के घर भगवान के आने वाली बात हुई। चनन सिंह लाला जी को ड्योढ़ी में ले आया और बड़ी सी चारपाई पर उनके बैठने के लिए उजला धारी धार खेस बिछा दिया। चनन सिंह लाला जी को ड्योढ़ी में ले आया और बड़ी सी चारपाई पर, ड्योढ़ी भी जो है जाहिर है देही जिंदगी का, और जाहिर है सिख जब जो है वो मकान हवेलियां बनाते थे तो ड्योढ़ी भी बनाते थे। ये बहरहाल उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा था। लाला जी बैठ गए। पहले भी कई बार वो चनन सिंह को आते जाते देख चुके थे, लेकिन आज उन्होंने उस पर बड़ी गहरी निगाह डाली। उसकी उम्र 38-40 साल के लगभग थी। किसकी? चनन सिंह की। सर और दाढ़ी के बालों में कुछ सफेदी भी नजर आने लगी थी। यह जुजियात निगारी है, यह ऑब्जर्वेशन है नोवेल निगार की, कमाल की ऑब्जर्वेशन है कि वो जब जो है वो किसी किरदार को एक्सप्रेस करता है, लेकर आता है, तो उसका नाक नक्शा, हुलिया, चेहरा मोहरा, बालों की रंगत, कपड़े, पहनावा, सब कुछ जो है उसको एक्सप्रेस करता है, एक इमेज बना देता है। अपनी शक्ल और डी डोल के लिहाज से वो गुंडा लगता था। कौन गुंडा लगता था? चनन सिंह। लेकिन लाला जी को उसके बोलने का ढंग अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि इस शख्स ने कायदे से बातचीत की, इस शख्स से कायदे से बातचीत की जा सकती है। पहले तो वो यूं ही इधर उधर की हाँकते रहे, लेकिन चनन सिंह को उनकी शक्ल से लगता था कि लाला जी किसी खास मकसद से आए थे। लाला जी
किसी खास मकसद से आए थे। लाला जी भी असल मौजू पर बातचीत करने के लिए बेचैन हो रहे थे। वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि उस औरत के बारे में बातचीत कैसे शुरू की जाए। आखिर उन्होंने बुजुर्गाना अंदाज से बुजुर्गाना अंदाज से मुस्कुराते हुए सुबह वाला वाकया क्या सुनाया। बस इतना ही काफी था। चंदन सिंह बोल उठा, वो औरत मेरे ही मकान में रहती है, मेरे पुराने मकान में। उसका नाम राम प्यारी है। लाला जी के मन से बोझ उतर गया, क्योंकि चंदन सिंह ने खुद ही जानकारी देना शुरू कर दिया। अगर लाला जी को कुरेद कुरेद कर बातें पूछनी पड़ती तो उससे जरूर ही उन्हें परेशानी होती। वो कहने लगे, उस औरत के रंग ढंग से लगता था कि वो हमारे रस्म रिवाज नहीं जानती। यानी मतलब जो है ये हरिपुरा के रस्म रिवाज नहीं जानती, यानी जो बग्गा सिंह के गांव या लाला बल मुकंद के गांव के रस्म रिवाज हैं वो उनसे वाकिफ नहीं है। आप ठीक कहते हैं। और कल्चर का पता भी जो है, जाहिर है जब आप बाहर जाकर किसी और मुल्क में जाकर जो है वहां के कल्चर को देखते हैं तो फिर आप डिफरेंसेस को जो है वो आप मतलब उनकी एक फहरिस्त बना लेते हैं कि भाई जो सेट होते हैं कि हमारे ये है हमारे वो है, तो उस कल्चर में ये नहीं है, हमारे में ये है। तो आप जो है वो जब बैरूनी कल्चर को देखते हैं तो फिर आप उस कल्चर अपने कल्चर को भी माइंड में जो है आपके वो चलना शुरू हो जाता है मूवी कैमरे की तरह। तो आप जो है वो पूरा वो फर्क जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि वो हमारे रस्म रिवाज नहीं जानती। आप ठीक कहते हैं। प्यारी राम प्यारी बनारस के एक गांव की रहने वाली है। बनारस तो बहुत दूर मुतबरक मकाम है। जी हाँ, लेकिन वो नगर हिंदुस्तान में है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि पंजाब से बाहर वाले इलाके को उस वक्त हिंदुस्तान कहा जाता। वहां के लोगों के रस्म रिवाज हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो कैरेक्टर, उसका नाम राम प्यारी है और वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, बनारस की। लाला जी खांस कर गला साफ करके बोले, वो औरत अभी बिल्कुल जवान है, आखिर वो इतनी दूर कैसे चली आई, क्यों चली आई। लाला जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं पिछली बार कुछ दिनों के लिए लाहौर गया था। अब ये कौन कह रहा है? ये लाला बल मुकद से चनन सिंह कह रहा है। लाला जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं पिछली बार कुछ दिनों के लिए लाहौर गया था। आप जानते ही हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की समाध के करीब मशहूर तारीखी गुरुद्वारा डेरा साहिब है। अब सिखों की समाधि होती है, यानी जब ये मर जाते हैं तो उनको जलाया जाता है। इनकी इनकी रस्म है, रिवायत है, इनकी ट्रेडिशन है कि इनको जलाया जाता है। इनकी थोड़ी सी मिट्टी जो इनके जो इनके मतलब जो लीडर होते हैं, जैसे राजा रंजीत सिंह था, तो उसको जलाने के बाद राख जो है वो थोड़ी सी बचाकर जो है वो एक जगह उसकी समाधि बना दी जाती है। ये सिविल लाइंस कॉलेज के अंदर भी जो है वो सिखों की समाधियां हैं। यानी मतलब जब जो है ये सिखों के लीडर्स बच जाते हैं, अमीर तरीन लोग होते हैं, तो उनकी जो है चिता जला दी जाती है, मैयत जला दी जाती है, मुर्दे को जला दिया जाता है। तो जो राख थोड़ी सी बच जाती है उसे ये फूल कहते हैं, और उसको जो है वो मिट्टी में दबा देते हैं और ऊपर जो है कमरा सा बना देते हैं, गोल सा गुम्बदनुमा कमरा, उसे समाधि कहते हैं। अब वो कह रहा है, लाला जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं पिछली बार कुछ दिनों के लिए लाहौर गया था। आप जानते ही हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की समाध के करीब मशहूर तारीखी गुरुद्वारा डेरा साहिब है। एक रोज मैं गुरुद्वारे के दर्शन करने गया तो वहां इस औरत से मुलाकात हुई। शब्द कीर्तन और पाठ के बाद कड़ाह प्रसाद लेकर मैं बड़े दरवाजे से बाहर निकला तो राम प्यारी ने खुद ही दोनों हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा। जब सत श्री अकाल का मतलब है अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब है अल्लाह ही अल्टीमेट ट्रूथ है। इसे देखकर मुझे अचंभा हुआ, हैरानी हुई। मैंने सोचा कि शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं और मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। मेरी शक्ल से ही वो दिल की बात भाप गई। उसने कहा, हम पहले कभी नहीं मिले। मैं मुसीबत की मारी लाहौर आई हूँ, बिल्कुल बेसहारा हूँ। राम प्यारी ये कह रही है, जो बनारस से लाहौर आई है। मुझे मदद की जरूरत है। आप शक्ल से भले आदमी लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ही अपने मन की बात बता दूं। लाला जी टिकटिकी बांधे चनन सिंह की तरफ देख रहे थे। शायद वो सोच रहे थे कि आखिर चनन सिंह किस पहलू से शरीफ आदमी दिखाई देता है। उन्होंने पूछा,
तो फिर राम प्यारी ने अपने बारे में क्या बताया? एक तरह से सोचिए तो उसने कुछ भी नहीं बताया, और दूसरी तरह से सोचिए तो उसने सब कुछ बता दिया था। मैं आपका मतलब नहीं समझा। चरण सिंह ने दांत दिखाते हुए कहा, उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि वो बहुत मुसीबत में है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर अपने वतन में उस पर ऐसी विपदा पड़ी, विपदा भी हिंदी का लफ्ज है, मुसीबत, विपदा पड़ी कि वो वहां रह ना सकी। उसे जान का खतरा पैदा हो गया था, वहां से भाग निकलने के अलावा कोई चारा न रह गया था, अगर वो छोटे भाई के साथ लेकर अपने गांव से निकल पड़ी। पहले वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली से लाहौर चली आई, यानी बनारस से दिल्ली पहुंची, दिल्ली से लाहौर चली आई। उस नगर में भी वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही थी। लाला जी ने कुरेद करते हुए पूछा, तो क्या उसने अब तक ये नहीं बताया कि किस कारण से उसे वहां से भागना पड़ा? नहीं लाला जी, ये तो हमारे अपने समझने की बात है। आप ही सोचिए कि इस पर क्या मुसीबत पड़ सकती है। यह तो हो नहीं सकता कि वो कत्ल करके या डाका मारकर गांव से भाग आई हो। अब वो जो है वो चंदन सिंह जो है वो एक औरत की मुसीबत को इस तरह से डिफाइन कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे समाज में औरतों पर कैसे कैसे जुल्म होते हैं। अब चंदन सिंह जो है वो लाला बलमुकंद को बता रहा है, एक किरदार दूसरे को बता रहा है। शायद इसका मसला ऐसा हो जिसे वो होठों तक नहीं लाना चाहती। मैं उससे ये तो कह नहीं सकता था कि जब तक वो अपनी पूरी मुसीबत खोल कर न सुनाए तब तक मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अब ये इंसान है ना, मैंने कहा कि इंसान इंसान की मदद भी करता है, इंसान इंसान को दुख में देखकर जो है उसके काम भी आता है। तो ये एक आफाकी जज्बा है, यूनिवर्सल ये वैल्यू है। मैं तो सिर्फ इसे दुखियारी समझकर यहाँ ले आया और रहने के लिए अपना मकान भी दे दिया। मैं तो बस मैं तो बस कहता हूँ कि कर भला हो भला। अब चनन सिंह ने जो है ये जो यूनिवर्सल बात है कि दुनिया के किसी भी इंसान को वो इंसान बुरा नहीं लगता जो किसी के दुख दर्द में काम आता है। तो यहाँ चनन सिंह भी कई एक लिहाज से जो है ऐसा किरदार जो है वो दिखाया गया है। लाला जी उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुए। मुमकिन है कि उन्होंने सोचा हो कि चनन सिंह असल में इतना बुरा आदमी, इतना बुरा नहीं था जितना कि उसके दुश्मन उसे कहते थे। अच्छा, गांव की नफ्सियात ये है कि एक बंदा जो है वो बुरा नहीं भी होता तो उसको बुरा जो है वो उसके मुखालिफिन बताते हैं। अच्छा, ये भी एक बात यहाँ से जो है वो हमें साफ होगी। चंदन सिंह फिर बोला, राम प्यारी को यहाँ आए सिर्फ गिनती के दिन हुए हैं। मैंने सोचा था कि जब इसका दिल संभल जाएगा तो अपने आप ही मन की बात बता देगी। आपको देखकर ख्याल आया कि क्यों ना इस बात का पता आप ही लगाएं। अब चंदन सिंह जो है वो उससे कहता है लाला बलमुकंद से। मैं लाला जी को कुछ ताज्जुब हुआ। अच्छा जी, लाला जी को कुछ हैरानी हुई। चंदन सिंह ने कहा, आप बुजुर्ग हैं, बाप बराबर हैं, राम प्यारी आपसे बेखटके दिल की बात कह सकती है। बेचारी दुखियारी है, एक तरह से वो हमारी मेहमान है। गांव में से हर एक का फर्ज है कि वो उसकी मदद करे या कम से कम उसे हमदर्दी जतलाए। क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बुरा नहीं है। तो कब जा रहे हैं आप उसके पास? लाला जी चौके राम प्यारी के पास? जी, आपके वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी तो वो बेटी जैसी है। देखिए ना, मैं चाहे नौजवान नहीं हूं लेकिन बूढ़ा भी तो नहीं हूं। मुझे राम प्यारी से के पास जाते हुए झिझक लगती है। सोचता हूं कि मुझे वहां आते जाते देखकर कहीं लोग उल्टी सीधी बातें ना उड़ाने लगे। मैं मर्द हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो बेचारी तो बदनाम हो जाएगी। अब ये जो चनन सिंह है, ये इस कैरेक्टर को एक अच्छी सोच का, पॉजिटिव सोच का मालिक कैरेक्टर दिखाया गया है। मेरे वहां ज्यादा आने जाने से लोग कहने लगेंगे कि मैं अय्याशी करने के लिए उसे कहीं से उड़ा लाया हूं। अगर आप उससे मिलना मंजूर कर लें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। हमारे बुजुर्ग होने के नाते ये काम आपको ही करना चाहिए। लाला यहाँ ये सोचकर नहीं आए थे कि खुद उन पर ही कोई जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने अपने मन को इस काम के लिए तैयार कर लिया। चनन सिंह से विदा होते वक्त, जुदा होते वक्त उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा सो मैं करूंगा। अब जो है वो जाहिर है एक सिचुएशन में वो वहां आए हैं। तो वहां आते ही जो है उनको चनन सिंह ने जो है एक बिल्कुल मतलब अपने तरीके से हैंडल किया है और उनको जो है ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो ये राम प्यारी की मुसीबत को जाने कि भाई वो किस विपदा में
किस मुसीबत में वो बनारस से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर पहुंची है, और लाहौर से जो है जाहिर है कि अब हरिपुरा में पहुंच गई। चलन सिंह ने उत्तर में कहा, उत्तर मतलब जवाब, उत्तर हिंदी का लफ्ज है, आप बिना खटके जब जी चाहे राम प्यारी के पास चले जाएं, आप मेरा नाम लेकर कह दीजिएगा कि चलन सिंह ने ही मुझे भेजा है। उस शाम तो लाला जी राम प्यारी के यहाँ नहीं गए, लेकिन उनकी आंखों में आगे की सूरत घूमती रही बेचारी। यानी उनके दिल में जो है एक लिहाज से जो है वो हमदर्दी पैदा हुई। दूसरे दिन भागमल के चबूतरे पर महफिल जमी तो लाला जी ने चलन सिंह से अपनी मुलाकात का सारा हाल बता दिया। राम प्यारी की कथा भी सुना दी, लेकिन चलन सिंह के सुझाव वाली बात वो बोल कर गए। उन्हें शुभा हो रहा था कि कहीं उनके साथी इस बात का कोई उल्टा मतलब ना निकाल लें। ये देखे ना, मतलब जो है वो ये गांव का आदमी होगा तो वो कोई ना कोई बात बीच में जरूर रखेगा, यानी पूरी बात जो है वो नहीं बात करेगा। यानी एक बात जो है वो ये नफसियाती बात यहाँ आ रही है कि लाला बल मुकंद ने सारी बात बता दी है, चबूतरे पर जाकर राम प्यारी की सारी कथा सुना दी है, लेकिन जो एक बीच में पते की बात है वो गोल कर गए। और जब ये बात गोल कर गए तो ये किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लाला बल मुकंद के लिए प्रॉब्लम होगा। जाहिर है ये वो बात करते तो जाहिर है वो लोग भी दाना लोग होते हैं, कोई ना कोई अच्छा मशवरा दे देते। अच्छा, उन्हें शुबा हो रहा था, शक पड़ रहा था कि कहीं उनके साथी इस बात का कोई उल्टा मतलब ना निकाल लें। वो राम प्यारी से चुपचाप मिलना चाहते थे। उन्होंने मंसूबा बना लिया था कि अगर राम प्यारी से उनकी मुलाकात का किसी को पता चल भी जाए तो वो कहेंगे कि वो उधर से गुजर रहे थे, और इत्तेफाक से राम प्यारी के साथ भी बातचीत हो गई। उस शाम लाला जी पहले तो अकेले ही गांव के बाहर खेतों को निकल गए, ताकि देखने वाले यही समझे कि वो घूमने फिरने को गए हैं। अब लाला जी जो है वो देखें कैसे जो है वो चाल के जरिए जो है कि एक होता है ना कि साफ साफ जाना और साफ साफ बात करनी, नहीं, बीच में कोई बात जरूर रखनी है। सूरज गुरूब हो जाने पर वो गांव के दूसरे सिरे से घुसे। वहां पर चनन सिंह का पुराना मकान था जहां राम प्यारी रहती थी। यानी एक बहाने से वहां गए हैं उस साइड को, यानी सीधे सीधे नहीं गए, सीधे सीधे इसलिए नहीं गए कि भाई कहीं जो है वो किसी को पता ना चल जाए। उस शाम लाला जी पहले तो अकेले ही गांव के बाहर खेतों को निकल गए। अब खेतों के बहाने जो है वापस आएंगे, वापस आकर है ताकि देखने वाले यही समझे, ये भी एक नफसियाती बात है, ताकि देखने वाले यही समझे कि वो घूमने फिरने को गए हैं। सूरज ग्रूब हो जाने पर वो गांव के दूसरे सिरे से घुसे। वहां पर चनन सिंह का पुराना मकान था। अब वापसी भी सूरज ग्रूब होने पर हुई है। अच्छा जी, जहां राम प्यारी रहती थी, घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठक गए। पास वाले पीपल के पेड़ पर कौओं ने शोर मचा रखा था। लाला जी सोच में डूबे हुए थे कि वो राम प्यारी से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। आखिर उन्होंने हिम्मत करके अपनी छड़ी से दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी देर बाद भीतर से दरवाजे का कुंडा खुलने की आवाज सुनाई दी। भीतर से यानी अंदर से दरवाजा खुला तो आगे राम प्यारी हाथ में मिट्टी का दिया लिए खड़ी थी। दिए की कांपती हुई लौ के हल्के प्रकाश में राम प्यारी का चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब सुंदर भी जो है वो हिंदी का लफ्ज है, प्रकाश भी हिंदी का लफ्ज है। उसके चेहरे का हर नक्श यूं लगता था जैसे तराश कर बनाया गया हो। लाला जी को यह देखकर खुशी हुई लाला जी को देखकर यह खुशी हुई कि राम प्यारी ने अपने दुपट्टे से पूरा सर ढक रखा था। लाला जी मुस्कुरा पड़े और बोले, तुम मुझे नहीं जानती बेटी। राम प्यारी ने पल भर को अपनी हिरनी जैसी आंखें उनके चेहरे पर गाड़ दी और इनकार में सर हिला दिया। अब ये सिमिली, ये जितनी तशबीहात लेकर आते हैं ये नेचर से लेकर आते हैं। ये भी है यहाँ भी इस फिक्रे में भी जो है उसकी आंखों को हिरनी जैसी कहा है। यह तशबीह भी नेचर से लेकर आया है। राम प्यारी ने पल भर को अपनी हिरनी जैसी आंखें उनके चेहरे पर गाड़ दी और इनकार में सर हिला दिया। उसका इस तरह सर हिलाना भी एक अनोखी अदा बनकर रह गया, क्योंकि बालों की एक लट आगे को गिरकर उसके सुनहरे और दमकते हुए गाल पर लौटने लगी।
लाला जी फिर बोले, मुझे चनन सिंह ने यहाँ भेजा है। चनन सिंह का नाम सुनकर राम प्यारी ने पीछे हटकर लाला जी के भीतर आने का रास्ता छोड़ दिया, यानी अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। उस वक्त वो ड्योढ़ी में खड़े थे। राम प्यारी सुरीली आवाज में बोली, आइए भीतर चले आइए। राम प्यारी दिया हाथ में लेकर आगे आगे चली और लाला जी उसके पीछे पीछे, पीछे पीछे। राम प्यारी अपना भरपूर सीना ताने बड़े बांकपन से चलती हुई सहन में पहुंची। उसकी कमर से भी नीचे पहुंचने वाली हाथ में समा नहीं सकती थी। उसकी कमर के नीचे का फैलाव तानपुरे की तरह नजर आता था। अब तानपुरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक है। उसकी कमर के नीचे का फैलाव तानपुरे की तरह नजर आता था। शहर से गुजरकर वो पसार में पहुंचे, यानी बरामदे में पहुंचे, जहां एक लड़का भी खड़ा था। अब ये फिर मंजर निगारी है। रंगीले पायों वाले पलंग पर उजला बिस्तर बिछा दिया। राम प्यारी ने हाथ के इशारे से लाला जी को पलंग पर बैठने को कहा और खुद एक पीढ़ी घसीट कर उनके पास बैठ गई। लाला जी को सारी उम्र का सरकारी फाइलों पर नाक घिसकते गुजरी थी। अपनी सीधी सादी शक्ल वाली बीवी के अलावा उन्होंने कभी किसी पराई औरत से बात तक नहीं की थी। आज हुस्न की गैबी आवाज शोला, गैबी आवाज शोला उनके आगे बहक रहा था। गैबी आवाज शोला उनके आगे बहक रहा था। पल भर को उनकी आंखें चुधिया गईं और उनकी बुढ़ी हड्डियां सुलग उठी। दिल में यह शक भी पैदा हुआ कि इनका उस नावाकिफ जवान औरत के पास इस तरह आना मुनासिब था भी या नहीं। अब जाहिर है वो अपने मन में, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में भी चले गए हैं, सोच भी रहे हैं, फिक्र भी कर रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ आना जो है इस तरह से क्या मुनासिब था या नहीं। आ ही गए तो इससे क्या कहें, बात कैसे शुरू करें। राम प्यारी की शराब सी छलकती हुई आंखें। अब ये फिर जो है वो एक सिमिली लेकर आया है राइटर, तशबीह लेकर आया है। राम प्यारी की शराब सी छलकती हुई आंखें लाला जी के बूढ़े चेहरे पर जमी हुई थी और वो अपनी लंबी घनी पलकें झपका झपका कर इस बात का इजहार कर रही थी कि लाला जी कुछ कहें। आखिर वो खुद ही तो आए थे, कम से कम उसने तो उन्हें नहीं बुलाया था। लाला, अब ये फिर वही बात है कि भी बात वो जिस मकसद के लिए आए हैं बताएं। लाला जी ने कुछ बेचैनी से अपनी छड़ी को उंगलियों में फंसाते हुए कहना शुरू किया, बेटी लगता है कि तुम किसी और इलाके की रहने वाली हो। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं लिबास तो वही पहनती हूँ जो यहाँ की औरतें पहनती हैं। कोई भी तेज अक्ल का शख्स समझ सकता था कि राम प्यारी ने जानबूझकर यह बात उठाई थी। वो चाहती थी कि लाला जी के मुंह से ज्यादा बातें कहलवा सके। इस तरह ही वो लाला जी के मन की गहराई तक पहुंच सकती थी। अब यहाँ ये बात फिर जो है वो राइटर ने बहुत ही जो नफ्सियाती बारीक बीनी है राइटर की, यानी औरत की नफ्सियात को जानना, वो ये औरत की नफ्सियात को जानने वाला शख्स है राइटर। और वो इस तरह जो है वो औरत की नफ्सियात को जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वही इस अंदाज से कर रहा है कि जब एक औरत ने एक ऐसे शख्स से बात कर रही है जो उसे जानता नहीं है, तो वो फिर किस तरह जो है वो का हरबा या किस तरह का तरीक़ेकार अपनाती है। हरबा तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार कहना वो ज़्यादा मुनासिब है। लाला जी मन में खुश भी हुए। राम प्यारी ने एक तरह से उनकी तेज अक्ल की तारीफ की थी। एक बार तो लाला जी के मन में आया कि वो कह दें कि हम तो उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं, मगर फिर वो समझ कर बोले, बेटी ये कोई कठिन बात नहीं है। कल सुबह मैं गांव के कुछ और लोगों के साथ भागमल की दुकान पर बैठा था कि तुम उधर से गुजरी। तुम्हारी चाल ढाल देखकर मुझे शक हुआ कि तुम ना तो हमारे गांव की हो और ना हमारे इलाके की रहने वाली हो। अब जाहिर है बात को आगे बढ़ाना है तो दो किरदार जो है वो कैसे बात करते हैं, जाहिर है क्योंकि उनके दरमियान में रिश्तेदारी तो है नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता तो है नहीं। और फिर जो है वो एक खास जो है वो माइंडसेट के साथ लाला बलमुकंद जो है वो राम प्यारी के पास पहुंचे हैं और चनन सिंह ने कहा है कि भाई आप बुजुर्ग हैं, आप पूछ कर आए कि उस आप किस मुसीबत की वजह से बनारस से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर और लाहौर से हरिपुरा गांव में पहुंची। राम प्यारी के दमकते माथे पर चिंता की एक नन्ही सी लकीर नजर आई। उसने पूछा, तो क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मतलब जाहिर है वो एक
एक लम्हे के लिए परेशान तो हो गई। इसमें भूल की कोई बात नहीं बेटी, हर इलाके के अपने अपने रस्म व रिवाज होते हैं। अगर किसी की चाल ढाल उनके मुताबिक ना हो तो ऐसा फर्द फौरन पहचाना जाता है। अब जाहिर है, अब यहाँ जो है वो कल्चर का जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो मतलब जो है उनको जाहिर किया गया है कि एक किरदार बाहर से आया है और बाकी सारे मकामी हैं। तो मकामी जो है वो जाहिर है बाहर से आने वाले किरदार को कल्चरल डिफरेंसेस की बिना पर जो है ये जान रहे हैं कि भाई वो यहाँ का है नहीं। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं यहाँ के लोगों के तौर तरीकों का पालन कर सकूं। अब वो कह रही है, ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ की बहू बिटिया सदा घूंघट काट कर चलती हैं, नंगे साथ चलना तो बहुत ही बुरा समझा जाता है। अब ये लाला बालमुकुंद जी कह रहे हैं राम प्यारी से, जी हाँ याद आया, मेरा सर तो आधे से ज्यादा खुला था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हमारे रस्म रिवाज का इल्म नहीं है। तुमने कुछ जानबूझकर तो किया नहीं। आइंदा मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी चाल ढाल या बर्ताव से गांव वालों को कोई शिकायत हो। मुझे यहीं पर रहना है और मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, अच्छे ख्यालात की जरूरत है। आप मेरे पिता समान हैं, यानी आप मेरे वालिद की जगह है। पिता समान हिंदी का लफ्ज है। मुझ दुखियारी को यहाँ पूछने वाला कौन है आप लोगों के सिवा। अब वो अपना ज़ाहिरा दुख बयान करके जो है वो सिंपथी लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है ये आगे चलकर पता चलेगा। लाला जी का दिल बड़ा नर्म पड़ गया, बल्कि मोम की तरह पिघल गया। एक बार तो उनका जी चाहा कि वो हाथ बढ़ाकर राम प्यारी की पीठ पर फेरें, लेकिन अनजाने खौफ और झिझक के कारण वो ऐसा ना कर सके। कहने लगे, तुम कोई खानदानी लड़की मालूम होती हो, चिंता मत करो। चिंता भी हिंदी का लफ्ज, यहाँ तुम्हें सबका ताउन हासिल होगा। वैसे बेटी, तुम ऐसी भरी जवानी में घर से क्यों चली आई। अब वो पते की बात उसने दानाई के साथ बहरहाल पूछ ली है। वैसे बेटी, ये है असल दानाई, विजडम के बातों बातों में से बात जो है वो पूछ ली है। ये नोवेल निगार का कमाल है। वैसी बेटी, तुम ऐसी भरी जवानी में घर से क्यों चली आई। राम प्यारी की पलकें नीचे को झुक गईं और उसके बड़े बड़े पपोटे औंधी पड़ी सीपियों की तरह दिखाई देने लगे। अब यहाँ फिर वो सिमिली तशबीह लेकर आया है और नेचर से लेकर आया है। उसके होंठ कप कपाए। आपने तो एक ही प्रश्न पूछा है, प्रश्न सवाल, यह भी हिंदी का लफ्ज है, लेकिन मेरे बारे में बीसियों प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अगर मैं उन सब के उत्तर देना चाहूंगी, जवाब देना चाहूंगी, तो मुझे अपनी पूरी जीवन कथा सुनानी पड़ेगी, यानी जिंदगी की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। लेकिन मेरी जीवन कथा इतनी दुख भरी है कि शायद अभी मैं सुना ही ना पाऊं। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं एक सिनफ नाजुक हूं, आप लोगों के साए के नीचे अपने जीवन का कुछ वक्त गुजारने के लिए आई हूं। अब वो भी बहुत दाना है, बहुत समझ वाली है, और उसने जो है वो सिनफ नाजुक के लफ्ज से जो है वो बात पूरी जो है वाजे करती है। लाला जी अपने रूखे सूखे हाथ आशीर्वाद देने के अंदाज से जरा ऊपर को उठाते हुए बोले, बस बस बेटी, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अब वो अपने आप को दादा, बुजुर्ग, समझदार, बसीरत वाला, विजन वाला इंसान जाहिर वो दिखा रहे हैं। मैंने जमाना देखा है, मैं जानता हूं कि बाज दुख ऐसे भी होते हैं जिन्हें जबान पर नहीं लाया जा सकता। फिर लाला जी ने देखा कि राम प्यारी जल्दी जल्दी आंखें झपकाने लगी। शायद आंसू भर आए थे, शायद आंसू भर आए थे, शायद आंसू भर आए थे। लाला जी बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि अगर यही हालत रही तो उनकी आंखें भी डिबडिबा आएंगी। माहौल में एक पाकीज़ा सी खामोशी छाई हुई थी। तब लाला जी की नजर एक लड़के के पैर पर पड़ी, एक लड़के पर पड़ी जो कुछ दूरी पर दीवार से कंधा टेके खड़ा था और अपनी एक उंगली से नन्हे नथने कुरेद रहा था। ये बहरहाल इसकी जो जुजियात निगारी है नोवेल निगार की, कमाल की है। अपनी एक उंगली से नथने कुरेद रहा था। लाला जी को उस अन घर
अनगढ़ दुबले पतले लड़के से कोई दिलचस्पी तो महसूस नहीं हुई, लेकिन सिर्फ बात करने की खातिर उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है। अब देखें, नोवेल निगार ने यह भी क्या कमाल किया है कि लाला जी की दिलचस्पी जो है वो सिर्फ, यानी ये दिखाया है कि उस कैरेक्टर में है जो राम प्यारी है, उसके भाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, और बस बात बराए बात करते हुए पूछ लिया कि भाई ये लड़का जो है ये कौन है, ये मेरा भाई है। वो लड़का शक्लो सूरत से राम प्यारी का भाई बिल्कुल नहीं लगता था। अब ये जो गांव के बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो दाना होते हैं, वो जाहिर है नतीजा तो निकाल ही लेते हैं ना। तो लाला ने भी नतीजा निकाल लिया है, लाला बाल मुकंद ने। तो ये मेरा भाई है। वो लड़का शक्लो सूरत से राम प्यारी का भाई बिल्कुल नहीं लगता था। उसने चौड़े पायचों का पायजामा और उस पर अचकन का कुर्ता पहन रखा था। उसके बाल बिल्कुल सीधे थे और उसकी दो 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 पल्ली टोपी, दो पल्ली टोपी के भीतर, दो पल्ली ये भी पंजाबी का वर्ड है, दो पल्ली, यानी दो पल्ली टोपी के भीतर से कांटों की तरह बाहर निकले हुए थे। वो बिल्कुल चुगत सा लगता था। ये वो बिल्कुल चुगत सा लगता था। ये भी तशबीह लेकर आया है राइटर, और ये भी जाहिर है नेचर के जो मज़ाहिर है वहां से तशबीह लेकर आता है। उसकी भवें जरूरत से ज्यादा घनी थी, यानी आईब्रो उसके जरूरत से ज्यादा जो है वो छदरे थे, घने थे, और नाक जरूरत से कहीं ज्यादा लंबी थी। लाला जी ने पूछा क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका। लड़का कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपनी नाक कुरेदता रहा। शायद उसने सोचा हो कि लाला जी ने प्रश्न उसकी बहन से पूछा था, इसलिए उसे उत्तर देने की कोई मजबूरी नहीं थी। राम प्यारी आंचल संभालते हुए बोली इसका नाम मंगल है। लाला जी ने दोनों हाथ छड़ी पर रखे और उस पर बोझ डालकर धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उन्होंने कमरे से उछटती हुई निगाह दौड़ाई। हालांकि बलगमी हालांकि बलगम फंसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने खांस कर गला साफ किया और धीरे से बोले अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूं। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। अब ये वो जो बुजुर्गाना शफकत है और वो जो कर्टसी है, मुरव्वत है, उसका इजहार करते हुए ये सब कहा है लाला जी ने, लाला बल मुकंद जी ने राम प्यारी से। यानी मुरव्वत, मुरव्वत भी जाहिर है इंसानों में ही होती है, कर्टसी। तो मुरव्वत का जो है वो इजहार करके कर दिया है। राम प्यारी फिर हाथ में मिट्टी का दिया उठाए लाला जी के आगे आगे ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। उसकी काफिर जवानी का उभार देखकर एक बार फिर लाला जी की आंखें झपक गईं। उन्होंने नजर झुका ली। अब ये राइटर का कमाल है कि मर्द की जो नफ्सियात है उसको इस अंदाज से जो है वो बहरहाल वो दिखा रहे हैं। चलते चलते राम प्यारी कहने लगी आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लाला जी शायद किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे, जल्दी से समझ नहीं पाए कि राम प्यारी का इशारा किस तरफ है। वो काठ के उल्लू की तरह राम प्यारी की तरफ देखने लगे। अब यहाँ फिर एक सिमिली लेकर आए हैं, लकड़ी, काठ कहते हैं लकड़ी को। वो काठ के उल्लू की तरह राम प्यारी की तरफ देखने लगे। राम प्यारी उनके मन की हालत को फौरन भांप गई और बोली मैं हमेशा घूंघट काट कर चला करूंगी। यानी वो जो है मर्द की नफ्सियात को भांप गई। लाला जी ने हौसले से काम लेकर राम प्यारी की सडोल और भरपूर पीठ पर हल्की सी थपकी दे दी और चुप रहे। ड्योढ़ी के दरवाजे पर पहुंचकर राम प्यारी के कदम रुक गए। लाला जी दरवाजे से निकलकर बाहर गली में खड़े हो गए। चिराग की झिलमिलाती रोशनी में राम प्यारी बिल्कुल जल परी सी लग रही थी। लाला जी के मन के तह खानों की गहराई में से एक हूक सी उठी। उन्हें इस बात का तल्ख एहसास हुआ कि उनकी और राम प्यारी की दुनिया में काले कोसों की दूरी थी। जाहिरा उम्र का फर्क था, एक बुजुर्ग है, एक जो है जवानी में है। कितनी तकलीफ दे थी हकीकत वो जवान होते। अब ये नफ्सियात, मर्द की नफ्सियात को नोवेल निगार ने एक्सप्रेस किया है, इलेबोरेट किया है, उसकी नफ्सियात को खुदेड़ा है। चाहे राम प्यारी उनकी जवानी के बावजूद उनके आगे दाना न डालती, फिर भी वो
ये तो महसूस करते कि वो एक ही संसार के रहने वाले हैं, एक ही दुनिया के रहने वाले हैं, एक ही जहान के रहने वाले हैं। यकायक राम प्यारी ने गहरी सांस ली। उसके पिचके हुए पेट के ऊपर दो भरपूर चकोर जैसे फरफराए। अब ये भी सिमिली, ये भी तशबीह जो है वो नेचर से लेकर आया। यकायक राम प्यारी ने गहरी सांस ली। उसके पिचके हुए पेट के ऊपर दो भरपूर चकोर जैसे फरफराए। उसके रस भरे होंठ हिले। एक बात कहूं, अगर रात की ऐसी तन्हाई में आज से 30-35 बरस पहले राम प्यारी ने उनसे यही प्रश्न किया होता, सवाल किया होता, तो उनके दिल कितने जोर से धड़क उठता। लाला जी चुपचाप राम प्यारी के चेहरे की तरफ देखने लगे, जैसे वो उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हो। अगर रात की ऐसी तन्हाई में आज से 30-35 बरस पहले राम प्यारी ने उनसे यही प्रश्न किया होता, तो उनका दिल कितने जोर से धड़क उठता। अब वो खुद ही अपने इमेजिनेशन की दुनिया में, ड्रीम्स की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में चले गए हैं, आरजुओं की दुनिया में चले गए, और इमेजिन करके तो वो ये सोच रहे हैं। लाला जी चुपचाप राम प्यारी के चेहरे की तरफ देखने लगे, जैसे वो उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हो। राम प्यारी का सीना जू का तू तना रहा, सिर्फ आंखें झुक गईं। बोली, मैं औरत जात हूँ, गांव में ज्यादा घूमना फिरना मुझे शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, जेब नहीं देता। शोभा देना पंजाबी का लफ्ज। क्या आपके लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि कभी कभी आप ही मेरे यहाँ आ जाया करें? मुझे कोई मुसीबत पड़ेगी तो मैं बिना खटके आपके पास चली आऊंगी। लेकिन अगर आप यूं ही घूमते फिरते कभी कभी आज यहाँ आ जाया करें तो मेरे मन को बड़ा सहारा मिलेगा। मैं अपने आप को अकेली महसूस नहीं करूंगी। लाला जी का मन उमड़ पड़ा। एक बार तो जी चाहा कि फिर ड्योढ़ी में घुसकर राम प्यारी का माथा चूम ले। यानी ये फिर जो है वो नफ्सियाती अंदाज है कि उसकी नफ्सियात को जो है वो अंदर से खंगाल कर जो है वो नोवेल निगार ने सामने ला कर रख दिया है। लेकिन अपने इरादे से खुद ही घबराकर वो ठिठक गए और कुछ कांपती हुई आवाज में बोले, मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम गांव में अपने आप को अकेली महसूस नहीं करोगी। यह कहकर लाला जी ने छड़ी संभाली और वहां से चल दिए। राम प्यारी ने भी धीरे धीरे दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए। लाला जी नहीं जानते थे कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राम प्यारी के घर के आसपास मंडलाने के अलावा और कोई काम नहीं था। अब ये एक और पहलू गांव की जिंदगी का जो है वो राइटर ने यहाँ एक्सप्रेस किया है कि मतलब कुछ ऐसे भी मन चले थे जिन जो जाहिर है वहां चक्कर काटने वाले थे, ठीक है, और वो जिसे कहते हैं ना कि खबरी, सुनगुन लेने वाले, तो वहां जो है वो ऐसे लोग भी गांव में होते हैं। तो तो अब उनको भी जो है वो राइटर ले आया है बीच में। अच्छा जी, तो लाला जी नहीं जानते थे। अब लाला जी की मासूमियत भी यहाँ एलेबोरेट कर दी है कि, कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राम प्यारी के घर के आसपास मंडलाने के अलावा और कोई काम नहीं था, यानी फारिग थे। और वो भी इस टोह में थे कि भाई पता लगाएं कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोई चूहा भी राम प्यारी के घर में घुसे तो उन्हें इस बात की खबर हो जाती थी। भला लाला जी के वहां आने जाने की बात कैसे छुप रह सकती थी, छुपी रह सकती थी? रातों रात गांव भर में ये बात फैल गई कि लाला जी राम प्यारी के दर्शन के लिए उसके घर गए थे। लौंडे लपाटे कुछ समझे ना समझे, लेकिन अगली सुबह को जो जो बेकार लड़के वाले होते हैं, लेकिन अगली सुबह को जब उन्होंने लाला जी को देखा तो दूर ही से एक गीत के मशहूर बोल गाने लगे। अब वो गीत के मशहूर बोल वो जो लड़के थे ना आवारा गर्द, जो उस इस टोह में लगे रहते थे कि भाई कुरेदा जाए कि यहाँ कौन आ रहा है, जाना जाए। अब एक गीत के मशहूर बोल गाने लगे लगे लाला जी को देखा तो, नाले बाबा रात रह गया, नाले दे गया दीवानी खोटी। नाले बाबा रात रह गया, नाले दे गया दीवानी खोटी। यानी एक तो बुढ़ा रात किसी औरत के पास काट भी गया और फिर विदा होते वक्त औरत की हथेली पर खोटी दवन्नी टिका दी। अच्छा जी, अब उन्होंने इस बात का, इस मुलाकात का बहरहाल जो है एक नेगेटिव पहलू निकाला है। जो लड़के वाले थे जो उधर आसपास जो है राम प्यारी के घर के आसपास जो है वो घूमते रहते थे,
शाह वेला यानी नाश्ते का वक्त, ब्रेकफास्ट का वक्त। शाह वेला ये भी पंजाबी का स्लैंग है। शाह वेला, नाश्ते से फुर्सत पाकर लाला जी ठुस्से से तैयार हुए और छड़ी को हिलाते हुए भागमल की दुकान को चल दिए। आज उन्हें अपने साथियों के सामने राम प्यारी से मुलाकात की पूरी रिपोर्ट पेश करनी थी। अच्छा जी, अब लाला जी भी एक ऐसा किरदार दिखाया है कि जिसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है, जो किसी का भरम नहीं रख सकता। जब वो चबूतरे के करीब पहुंचे, हाँ एक बात जरूर है कि बीच में कोई एक ऐसी बात उसने जो है वो बयान नहीं कर ली। जब वो चबूतरे के करीब पहुंचे तो मामूल से ज्यादा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया, वेलकम किया गया। एक सज्जन बोल उठे, आइए आइए लाला जी, आज तो आपके चेहरे पर नया ही नूर दिखाई देता है। लाला जी के मन में गुदगुदी सी हुई, चेहरा गंभीर बना रहा, संजीदा यानी चेहरे पर संजीदगी तारी रखी। अब दूसरे किरदार में लाला जी के साथ बादल जो है वो क्या खेल खेला है, एक नफसियाती चाल चली है। चबूतरे पर चढ़े, जूते उतारे, खेस के ऊपर बैठ गए और हुक्के की नैर। अब आगे राइटर ने डंडी लिखा है, दांतों में दबाकर उसके सुरूर में आ गए, खो गए। सब साथी ये जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि पिछली शाम की मुलाकात कैसी रही। अब जाहिर है ये गांव का एक पूरा जो है वो नफसियाती जो सारा मामला है वो यहाँ उसको एक्सप्रेस किया गया है। लाला जी की गंभीर सूरत देखकर सब ही गंभीर हो गए, संजीदा हो गए। चाहे उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, हुक्के का कुछ आनंद ले चुके, लुत्फ ले चुके। तो लाला जी संभल कर बोले, बेचारी मुसीबत की मारी है। एक मंचले ने बात ही बात में चुटकी ली, अजी मुसीबत की मारी तो वो देखने से ही लगती है। यानी उसने अब टोंट किया है, तंज किया है। हम जानना ये चाहते हैं कि आप जो इतनी देर उसके यहाँ बैठे रहे तो वहां क्या क्या हुआ। अब ये क्या क्या हुआ जो है, ये बहरहाल जो है इसके कई एक मानी है। अच्छा जी, लाला जी ने उस आदमी की तरफ जरा बिगड़ कर देखा। होना क्या था, भैया आप लोग भी कमाल करते हैं, भलाई का जमाना नहीं रहा। तब एक और लाला बोले, उनकी बातों को छोड़िए, सवाल ये है कि एक परदेसन औरत हमारे गांव में आ गई है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ से और क्यों आई। लाला जी फौरन बोले, इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरे लाला जी फिर बोले, आप भी बड़े भोले भाले हैं, आप वहां पर इतनी देर क्या करते रहे। अब ये फिर जो है एक नफसियाती चाल चली। लाला बलमुकंद मन ही मन में डवाडोल हो गए। वो नहीं चाहते थे ये कुरेदना, तोह लगाना, ये गांव के लोगों की बहरहाल जो नफ्सियात की अक्कासी राइटर ने बहुत ही बारीक बीनी के साथ की है। लाला बलमुकंद मन ही मन में डामाडोल हो गए। वो नहीं चाहते थे कि राम प्यारी के बारे में ये बातचीत ऐसा रुख इख्तियार करे। उस वक्त उनका ज्यादा बिगड़ना भी मुनासिब नहीं था। यानी थोड़ा दाना आदमी भी है, अक्लमंद भी है, दिखाया गया है। ये कैरेक्टर थोड़ा बसीरत वाला है। बड़ी गंभीरता से बोले, संजीदगी से बोले, मेरा ख्याल नहीं कि मैं वहां बहुत देर टिका रहा हूं। वहां बैठे उधेड़ उम्र के सरदार जी, जिनका नाम मूल सिंह था, ज्यादा बारीक बातों में विश्वास तो नहीं रखते थे, यकीन नहीं रखते थे, लेकिन उस वक्त उनके मुंह से बारीक बात निकल ही गई। लाला जी ऐसे मौकों पर वक्त गुजरने का कुछ पता नहीं चलता। ये फिर एक जो है वो बहुत ही नफसियाती बात की है। लाला जी खून का घूंट पी कर रह गए। वो ये भी जानते थे कि अगर वो बौखला गए तो उनके साथी उनको और ज्यादा परेशान करेंगे। अब ये देखिए, ये फिर जो है वो राइटर ने एक नफसियाती बात की, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की, कि वो किरदार अगर उस वक्त लाला जी जो है वो बौखला गए तो उनके साथी और ज्यादा परेशान करेंगे। उन्होंने सब्र इस्तिकलाल को हाथ से जाने नहीं दिया। कहा, बेचारी राम प्यारी सचमुच बहुत दुखी है, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जरूर हो गुजरा है जिसके कारण उसे अपना प्रदेश और घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हमारा फर्ज यह है कि हम एक दूसरे का मजाक उड़ाने की जगह हर तरह से उसकी मदद करें। मैंने उसे समझा दिया है कि उसे हमारे गांव में यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक रहना होगा। तामीर दिल में जो जरा सी, उसने मेरी ये बात स्वीकार कर ली है। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे हमें इस बात का पता चल जाएगा कि किस परेशानी की वजह से उसे यहाँ प्रदेश में आना पड़ा। तो जनाब जो है वो यहाँ तक आपने ये सुना
कि मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे हमें इस बात का पता चल जाएगा किस परेशानी की वजह से उसे यहाँ प्रदेश में आना पड़ा। तो बहरहाल जो है वो अभी तक बात, वो जो चनन सिंह ने बात कहा था खोलने के लिए, वो बात बहरहाल खुली नहीं है। लेकिन लेकिन बहरहाल जो है उसने दानाई के साथ, बसीरत के साथ ये जरूर किया है कि भाई ये दूसरों पर ये बावर करवा दिया है उनको कि भाई बात ये है कि वो दुखी है, मुसीबत की मारी है, तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि एक दुखी इंसान के जो है वो काम नहीं आएंगे, एक दुखी इंसान का जो है उस दुख दर्द में उसका साथ नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर लाकर जो है हमने जो है वो देखा कि ये नोवेल का चैप्टर जो है यहाँ पर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा है, और इंसान की जो साइकोलॉजी है उसको बयान करने पर भी जो है वो नोवेल नगार को दस्तरस हासिल है।